जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एग्ज़ाम शक्ति। तो जैसा कि हम लोगों ने कल के पार्ट में देखा था कि जितने भी क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आए हुए थे तो हम लोगों ने टोटल 400 प्लस क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री कराई थी पहले पार्ट में। ये हमारा दूसरा पार्ट है जो कि मेडावल हिस्ट्री का है, जो कि इसमें से टोटल इसमें आज हम लोग 300 क्वेश्चन लिए हैं मेडावल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और हर जगह से क्वेश्चन जहाँ से आया हुआ है। 100 क्वेश्चन और आपको बचेगा मेडावल का, जो कि अभी आने वाले 3 पार्ट अभी और होंगे तो उसमें आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो अभी आने वाले 3 पार्ट में 1 पार्ट मेडावल का और होगा और 2 पार्ट आपको मॉडर्न लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेडावल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें सारा क्वेश्चन देखिए, आज थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको पढ़ के बताते रहूँ। क्योंकि इसमें जो है, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं हिंदी में, तो उसी तरीके से मैंने इसमें लिखा है। क्योंकि हिंदी में आप अगर मेडावल को पढ़िएगा अच्छे से तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा और आपको उसमें क्वेश्चन की वैरायटी आपको ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद आप कोई भी जो भी एग्ज़ाम में, इंग्लिश वाले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन जैसे एसएससी में आया, बीपीएससी में आया, कुछ भी लगाइएगा तो आपको उसमें से देखिएगा आपको सब क्वेश्चन बनने लगेगा। तो इसीलिए मैंने हिंदी में लिखा है, ठीक है। तो इसमें से आपको परेशान नहीं होना, मैं पढ़ के आपको बताते रहूँगा और आप बस देखते रहिएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे मेडावल हिस्ट्री के पहले क्वेश्चन से। जिन्होंने हमारा 380 क्वेश्चन नहीं देखा वो हमारे पहले पार्ट में आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, जो कि एंशिएंट की थे। वैन पैगंबर हज़रत मोहम्मद बर्थ इन द ईयर, बताइए मोहम्मद हज़रत पैगंबर जी का जो जन्म है कब हुआ था। पैगंबर हज़रत मोहम्मद जी का जन्म हुआ था 570 AD में। देखिए, फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन इंडिया इन विच ईयर, पहला मुस्लिम कौन था जो कि कब हम भारत पर हमला किया था। तो पहला मुस्लिम अटैक कब हुआ था भारत पे, तो हुआ था 711 AD में। इन विच ईयर मोहम्मद बिन कासिम वी ने सिंध, देखिए पहला मुसलमान यही था जो कि हमारे भारत पर हमला किया था 712 AD में, और वो सिंध को जीता था। तो कब किया था ये, 712 AD में। उसमें 711 है तो उसी के अगर ऑप्शन में आपको ना दिखे तो 711 ही मारिएगा, तो ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इंडिया फर्स्ट मुस्लिम अटैकर इन विच कंट्री, देखिए जो फर्स्ट मुस्लिम जो अटैक हुआ था मोहम्मद बिन कासिम जो है, पूछ रहा है कि कौन से कंट्री से है मोहम्मद बिन कासिम, तो ये अरब देश से था, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी, देखिए गजनवी डायनेस्टी, मोहम्मद गजनी का आप नाम सुने होंगे गजनवी डायनेस्टी में। तो ये पूछ रहा है आपसे कि गजनवी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। देखिए ये मैंने सब हिंदी में लिखा है, हिंदी में दो क्या था, कौन था, अल्पतगीन, ठीक है, अल्पतगीन था। विच ऑफ द फॉलोइंग चंदेल किंग वॉज नॉट लॉस्ट टू मोहम्मद गजनवी, देखिए कौन सा ऐसा चंदेल शासक था जो कि गजनवी से नहीं हारा था। बताइए, गजनवी जब हमला किया था भारत पे, 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो जब ये चंदेल शासक के साथ इसका जब आमना सामना हुआ था तो वो इसको हरा दिया था। तो वो कौन थे, वो थे विद्याधर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। मोहम्मद गजनवी का दरबारी, देखिए अब यहाँ से हिंदी का है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, देखिए दरबारी, उसका दरबार में कौन था जो बहुत बड़ा इतिहासकार था मोहम्मद गजनवी के दरबार में, तो वो इतिहासकार कौन था, वो था उत्वी, ठीक है, उत्वी था, याद रखिएगा। हु इज़ द राइटर ऑफ शाहनामा, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। तो शाहनामा के लेखक कौन है, जो कि मोहम्मद गजनवी का टाइम था, तो इसका लेखक कौन है, फिरदौसी। पुराणों का अध्ययन करने वाला फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था, देखिए पुराण का अध्ययन, पुराण जो जैसे ऋग्वेद जैसे वेद हैं, पुराण है, तो पुराण का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम, मतलब मुस्लिम था तो ये पुराण का भी ये पूरा अध्ययन कर लिया था, तो कौन था वो पहला, बताइए कौन था वो, अलबरूनी था। और आपसे दारा सिको, ये जहांगीर, ये शाहजहाँ के टाइम का है, तो दारा सिको जो है ये उपनिषद का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए ये कहाँ से आया था, ये ही कम विथ मोहम्मद गजनवी, देखिए मोहम्मद गजनवी के साथ आया था भारत, अलबरूनी, याद रखिएगा। ये अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के टाइम का है। देखिए अलबरूनी कम टू इंडिया इन, तो देखो जो मोहम्मद गजनवी है वो 1000 ईस्वी के आसपास आया, 1002 ईस्वी के आसपास, 1002 AD के टाइम मोहम्मद गजनवी जो है भारत आया था। तो ये किस में आ गया, फिर 11वीं सेंचुरी के अंदर आ गया, और इसी के साथ अलबरूनी आया था, ठीक है। तो ये 11वीं सेंचुरी में आया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट अलबरूनी, देखिए अलबरूनी के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है सही है।
देखिए, तो वो एक धर्मनिरपेक्ष राइटर था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था। वो संस्कृत का विद्वान था, वो ज्योमेट्री का जानकार था। ये देखिए सब हिंदी में है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा हिंदी में बस आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, आपको समझ में आते रहेगा। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कहीं मैसेज करते हैं, तो उसी तरीके से बस, क्योंकि हिंदी का लिखने का साधन था नहीं, तो इस तरीके से लिखा गया है। तो बताइए, अल-बिरूनी का जो पूछ रहा है कि क्या करेक्ट नहीं है अल-बिरूनी के बारे में। अल-बिरूनी कौन? जो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, ठीक है, 11वीं सेंचुरी में। एकदम कहानी की तरह याद करते रहिए। देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको, पूरा मेडाइवल जो मोहम्मद बिन कासिम से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहला मुस्लिम आक्रमण के साथ, उधर 600 AD तक गुप्ता काल सब रहता है, वो एंशियंट में आता है। तो यहाँ से मेडाइवल होके ये 1757 तक जाएगा, ठीक है, मेडाइवल का। तो वहाँ 1757 से फिर मॉडर्न में आ जाता है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बताइए। तो वो देखिए, इसमें से जो सही ये नहीं है, वो एक धर्मनिरपेक्ष राइटर नहीं था, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग रिन्यूकेशन आफ्टर अटैक ऑफ मोहम्मद गजनवी इन सोमनाथ। देखिए, सोमनाथ टेम्पल को मोहम्मद गजनवी 17 बार लूटा है। तो उनका लूटने के बाद फिर से उनका मतलब वो जैसा पहले दिखता था वैसे ही हर चीज़ ताम झाम जितना भी उसमें सोना आभूषण फिर से कौन राजा थे जो किए थे? तो वो थे भीमदेव, ठीक है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निगर्त किए थे? बताइए। देखिए, हिंदी में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप बस सुनते रहिएगा। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? बताइए। मतलब एक सिक्का था जो कि उसके ऊपर संस्कृत में एक साइड लिखा हुआ था और एक साइड लिखा हुआ था अरब में, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि ये कौन किया था? ये तो ये मोहम्मद गजनवी किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एशिया लीडर हु वन नॉर्थ इंडिया इन 1192। देखिए, आपको तराइन का युद्ध सब याद होगा। देखिए, याद कर लीजिएगा। 1191 में पहला तराइन का युद्ध हुआ, 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध हुआ, और 1194 में तराइन का युद्ध नहीं हुआ था, वो हुआ था चंदवार का युद्ध, जो कि जयचंद के साथ हुआ था, ठीक है, 1194 में, याद रखिएगा। तो ये पूछ रहा है कि 1192 का बात आ रहा है, तो मोहम्मद गौरी का आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये देखिए, ये पहली बार हमला जो कि मोहम्मद गौरी 1175 AD में किया था, ठीक है, मुल्तान में। कहाँ? मुल्तान में हमला किया था। ये 1175 AD में जो था ये है, ये मुल्तान में हमला किया था, जो कि अभी पाकिस्तान के प्रांत में आता है। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, इतना हिंदी तो सबको समझ में आता है। तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो कौन था जो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले हराया था? तो वो था भीम द्वितीय, ठीक है। कौन थे? भीम द्वितीय था, जो कि मोहम्मद गौरी को पहले हरा दिया था। पृथ्वीराज तो एक बार हराया था, लेकिन उससे पहले भी भीम द्वितीय हराया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद के साथ किस युद्ध में पराजित किया? बताओ, जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने? तो देखिए, 1191, 92 तराइन के युद्ध में तो दोनों में पृथ्वीराज था, जिसमें से पहला जो पृथ्वीराज जीते और दूसरा तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज हार गए मोहम्मद गौरी से, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इसी टाइम को बोला जाता है मुस्लिम का संस्थापक जो होता है ना, यहीं से स्टार्ट हुआ था, तराइन के सेकेंड युद्ध से, क्योंकि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मार दिए थे, तो कोई राजा उतना बचा नहीं था जो इनसे टकरा सके। तो ये पूरा फिर अपना स्टार्ट करते रहा। तो किस युद्ध में पराजित? देखिए, इसको पराजित कर दिया था चंदवार के युद्ध में 1194 में। कनौज का युद्ध नहीं हुआ था, याद रखिएगा, ये नहीं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है मोहम्मद गौरी के हिसाब से। वो युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम की स्थापना हुई? बताइए। देखिए, वो युद्ध पूछ रहा है आपसे जिसमें जहाँ भारत में मुस्लिम की स्थापना हुई थी। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था, पृथ्वीराज चौहान को जो हराया था, उसके बाद से मुस्लिम की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। देखिए, इसको याद कर लीजिए। 1000 से 1026 तक मोहम्मद गजनवी था, 1175 में मोहम्मद गौरी आया, 1221 में चंगेज खान आया था और 1398 में तैमूर आया था। देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था सीक्वेंस करके कि बताइए सीक्वेंस के अनुसार से किस तरीके से। तो मैंने ये सीक्वेंस वाइज ही ले लिया, वो क्वेश्चन ना लेके। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहले मोहम्मद गजनवी था, फिर मोहम्मद गौरी, फिर उसका चंगेज़ खान, फिर तैमूर। देखिए, उसका सबका डेट लिखा हुआ है, कब कब कौन आया था। तैमूर जो आया, ये चंगेज़ खान आया था इल्तुतमिश के टाइम, अभी हम लोग पढ़ेंगे स्लैब डायनेस्टी के क्वेश्चन में। तैमूर आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम, ठीक है। किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? बताइए, कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है?
मतलब वो अपने सिक्के पर लक्ष्मी जी की आरती जो है वो बना के रखता था आकृति, मतलब तो वो था मोहम्मद गौरी। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको पहला अख्ता प्रदान किया था? देखिए अख्ता पद के जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, ये मोहम्मद गौरी के अंदर ही ये वर्कर था, मतलब उसका गुलाम था मोहम्मद गौरी का, तो इसीलिए गुलाम वंश उसको बोला जाता है, स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी ने किसे अपना पहला अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। उसके बाद ही स्लेव डायनेस्टी शुरुआत हुआ था। तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी से जुड़ा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक 1206 में गुलाम वंश का स्थापना करता है, इसीलिए स्लेव डायनेस्टी उसको बोला जाता है, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का के अंदर गुलाम था, मतलब काम धंधा करता था इसका, इधर उधर करते रहता था। ठीक है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय हासिल किया? बताइए। देखिए मोहम्मद गौरी, तो देखिए मोहम्मद गौरी इससे याद रखिएगा। देखिए मोहम्मद गौरी बिहार और बंगाल का बात पूछ रहा है। ठीक है। तो हम लोग को याद है कि 1200 के आसपास जो है नालंदा जलाया गया था, किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा, और ये उसी के टाइम का है मोहम्मद गौरी, क्योंकि 1194 में चंदवार का युद्ध किया था, तो उसके बाद 1202-3 में नालंदा ख़त्म हुआ था। तो बख्तियार खिलजी जो है इसके बंगाल और बिहार पर विजय हासिल दिलाया था इसको। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार में ये नालंदा को फूंक दिया था, और बिहार के साथ बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन था? देखिए बिहार का पूछ रहा है पहला मुस्लिम विजेता कौन था, तो कौन था जो आके जलाया था? बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, ये किसने विध्वंस किया था भाई? तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? देखिए अब स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हो चुकी है, मतलब स्लेव डायनेस्टी अब फाउंड हो चुका है। तो कौन फाउंड किए थे? 1206 में फाउंड हुआ था, जो कि ये 1206 से लेकर 1290 तक चला था स्लेव डायनेस्टी का। ठीक है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिसको दिल्ली सल्तनत बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत। फिर मुग़ल काल में वो अलग है, फिर यहाँ से लेके अब 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का पार्ट आता है, याद रखिएगा। फिर 1526 से लेकर 1757 तक मुग़ल काल, उसी में मराठा, मुग़ल, सिख सब उसी में आते हैं। ठीक है। तो कौन है फाउंडर स्लेव डायनेस्टी के? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? देखिए इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी। पूछ रहा है कि दिल्ली का सुल्तान था लाख बख्श के नाम से, ऐसे इसको हिंदी में देखिएगा तो लाख बख्श। लाख बख्श मतलब वो लाखों का दान कर देता था, वो दान पुण्य में बहुत उसको विश्वास था कि भाई वो गरीबों को खूब लुटाता था पैसा वैसा। तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, लाख बख्श। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, कहाँ? अजमेर में। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि क्या है ये? तो ये एक मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा, और ये 2.5 दिन के अंदर बन के तैयार हो गया था, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान जिदेन फेमस कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? देखिए पूछ रहा है कि वो फेमस दिल्ली सुल्तान बताना है जो फेमस कुतुब मीनार है जो दिल्ली में, उसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। मतलब देखिए कुतुब मीनार जो दिल्ली में है ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है। उसके बाद जब ये मर गए तो इसके फिर चौथे मंजिल जो है ये इल्तुतमिश बनाया था, मतलब इसको पूरा फिर से मरम्मत करवाया था। और जब इल्तुतमिश नहीं रहा, फिर जब तुगलक वंश का राज आया तो उसमें फिरोज शाह तुगलक जो था ये 5वीं मंजिल का निर्माण किए थे कुतुब मीनार में। तो ये सब याद रखिएगा। उसमें पूछ रहा है कि कौन जो है बिलोंग नहीं करता है? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, इल्तुतमिश करता है, गयासुद्दीन तुगलक करता है, फिरोज शाह तुगलक जो है ये नहीं करता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक जो है ये इसमें नहीं हाथ, फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह गयासुद्दीन तुगलक जो है इसमें हाथ नहीं दिया था। फिरोज शाह दिया था, इल्तुतमिश दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक दिया था। गयासुद्दीन तुगलक का हाथ नहीं था इसमें कुतुब मीनार के निर्माण में। ठीक है। यहाँ योगदान पूछ रहा है, ये तीनों योगदान दिए थे। वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल कहाँ था? लाहौर में, दिल्ली में, अजमेर में या लखनऊती में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कैपिटल था वो लाहौर में था। देखिए सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? देखिए ये सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1210 में चौगान खेल रहे थे, मतलब पोलो एक गेम है। तो 1210 में चौगान के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, और इनको लाहौर में ही दफनाया गया। तो उससे पूछ लेगा आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है, तो लाहौर में है। तो वहीं पर इनको दफनाया गया था, और लाहौर इनकी राजधानी भी थी। तो चौगान के दौरान मतलब पोलो खेलते टाइम ये घोड़े से गिर के
मर गए थे। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? बताइए। दिल्ली को अब सल्तनत मतलब अब वास्तविकता पूछ रहा है। अब सेलेब डायनेस्टी में तो कुतुबुद्दीन ऐबक था तो वो 4 साल के अंदर ही मर गया। स्थापना किया 1206 में, 1206 में मर गया, लेकिन तो कुछ ना उतना काम कर नहीं पाया था। जो मेन काम किया था इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ये सब जो थे, और उसके बाद बलबन, ये तीनों मिल के सेलेब डायनेस्टी को आगे बढ़ाए थे। तो यही पूछ रहा है कि अब दिल्ली को जो है जो दिल्ली सल्तनत है उसको राजधानी के रूप में कौन स्थापित किया था? तो वो किया था इल्तुतमिश। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ दिल्ली? देखिए तो जो स्थापित किया वही होगा, तो इल्तुतमिश। देखिए फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ दिल्ली पूछ रहा है, ठीक है, इल्तुतमिश। सेलेब डायनेस्टी फाउंड हुआ, मोहम्मद गजनवी, ये सब वो सब यहाँ पे रहने नहीं आया था, वो उसका बस मकसद था लूटपाट करने का। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि मोहम्मद गजनवी का क्या मकसद था भारत में आने का? तो बस उसका लूटपाट का ही मतलब था, जो कि 17 बार आके लूट के चला गया, बस वही उसका एक मतलब था और कुछ नहीं। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? देखिए गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? बताइए। बताइए। देखिए पूछ रहा है गुलाम का गुलाम, तो देखिए मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन का जो था ये गुलाम था, ये इल्तुतमिश। तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश था, ठीक है। मध्य भारत की पहली जो रानी थी कौन बनी थी? बताइए। तो सबको पता होगा, ये रजिया सुल्तान। देखिए मंगोल लीडर जो था चंगेज़ खान, ठीक है, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? देखिए उत्तर पश्चिम सीमा पे आया था, ठीक है, मंगोल लीडर चंगेज़ खान। देखिए कहाँ का है? मंगोल लीडर था वो चंगेज़ खान। अब पूछ रहे हैं कि किसके शासनकाल में आया था ये? देखिए 1221 में आया था, तो 1221 में किसका शासनकाल था? ये इल्तुतमिश का। तो देखिए उस तरीके से याद रखिएगा। देखिए तैमूर सबसे लास्ट में आया है, ठीक है, तैमूर सबसे लास्ट में आया है, तो वैसे याद करते रहिएगा। चंगेज़ पहले था, तो चंगेज़ खान जो है इल्तुतमिश का टाइम पे आया था। विच दिल्ली सुल्तान इज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ चंगेज़ खान? देखिए वही क्वेश्चन घुमा कर पूछ लिया है, तो चंगेज़ खान के टाइम इल्तुतमिश था। किसके शासनकाल में मंगोल पहली बार सिंधु घाट के पास देखे गए थे? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था? बताइए। अब चंगेज़ खान का मूल नाम पूछ रहा है, मतलब उसका ओरिजिनल नहीं। तो चंगेज़ खान तो उसको सब बोलते थे ना कि अब उसके प्रभावशाली काम से, लेकिन उसका मूल नाम जो था वो था तेमुचीन। क्या था? तेमुचीन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे बनाया था? बताइए। इल्तुतमिश जो था बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको बनाया था? बताइए। तो बनाया था मालिक जानी को। रजिया बेगम को अपने पद से हटाने में किसका हाथ था? बताइए किसका हाथ था? एकदम इसको बोल रहा था, इसको वो चाहता ही नहीं था कि ये पद पर रहे, क्योंकि ये औरत थी, तो उस टाइम ये रूल के खिलाफ था कि कोई औरत लीडर बने। तो ये लोग जो तुर्क वाले जो लोग थे इनको पूरा हटाने में, क्योंकि ये तुर्क के ही सब था ये सब, तो तुर्क वाले लोग ही इसको हटाने के लिए जुट गए थे। दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? बताइए। बलबन का पूरा नाम जलालुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश बलबन, गियासुद्दीन बलबन या कुतुबुद्दीन बलबन? देखिए बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई? देखिए बहुत बार पूछा है एग्जाम में। आप किसी भी कोई भी एग्जाम उठाइएगा, हज़ारों बार, जितना क्वेश्चन इसमें है ना, वो सारा का सारा एग्जाम में 10-10 बार पूछा गया है, इधर उधर पूछा गया है। और सोचिए बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। और आपको इसमें से जो भी इनर क्वेश्चन है जो कि और आप नहीं जान पाएंगे कभी, अगर आप हिंदी को अगर फॉलो करते होंगे, हिंदी कोई किताब को, तो उसमें से आपको और क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सारा का सारा क्वेश्चन आपको इसमें देखने मिलेगा, ठीक है। दिल्ली किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई? तो वो था बलबन। मैं हिंदी में नहीं हो पाया, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप, ठीक है, नहीं होगा तो फिर हिंदी में इसको डाल दिया जाएगा। आप अपने शक्ति को एक साथ करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। बताइए कौन सी उपाधि धारण की थी भाई ये बलबन ने? देखिए इसका बहुत फेमस उपाधि है, तूतिया हिंद, केसरे हिंद,
जिले इलाही या दीने इलाही? बताइए किसकी उपाधि धारण की थी इन्होंने? तो फिर उन्होंने कहते जिले इलाही की, जिले इलाही बलवन। ठीक है। किसने भारत में फेमस पारसी फेस्टिवल नवरोज, देखिए एक तो क्वेश्चन भी है ये कि नवरोज जो है ये कौन सा फेस्टिवल है? पारसी फेस्टिवल है। तो ये पूछ रहा है कि ये कौन इसको मतलब स्थापित किया था, शुरू किया था, स्टार्ट करने वाला कौन था? ये था बलवन ही था। ठीक है। सुल्तान में किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में खुद को खलीफा कहा है? बताइए खलीफा किसने कहा है? बताइए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले खलीफा, वो जो खुद को अपने घोषित कर दिया था कि खलीफा अपने नाम से। ठीक है। खुद को, देखिए वही उसके शिलालेख पे मिला है वो। ठीक है। जो उसका जो पिलर है, इंस्क्रिप्शन जो बना है, कुछ भी जो उसका लिखा हुआ था तो उस पर मिला है कि मस्जिद दीवारों पर किस अपने शिलालेख में खुद को खलीफा कहा है। ठीक है। खुद को खलीफा तो कौन कहा है? वो बलवन। याद रखिएगा, जो खुद को, स्वयं को, जिले इलाही और खलीफा, ये दो चीज इसका इंपॉर्टेंट है बलवन का। जब उसने किंगशिप पाया तो वह शरीयत के नियम और आदर्श से स्वतंत्र था। बर्नी ने यह किस सुल्तान के लिए कहा है? ये देखिए ये अब आ गया हमारे, बताइए। जब उसने किंगशिप पाया तो वह शरीयत के नियम पर आदर्श से स्वतंत्र था। बर्नी ने यह किस सुल्तान के लिए कहा है? बताइए। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बलवन के बारे में हम लोग देखे क्या क्या था, ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है। जब उसने किंगशिप पाया तो वह शरीयत के नियम और आदर्श से स्वतंत्र था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? देखिए ये जो था नया धर्म चाहता था। ठीक है, कि हम नया धर्म चलाएंगे। तो देखिए अब किसके अब हो रहा है? देखिए अब वहाँ से जो था सिलेब डायनेस्टी 1206 में ख़त्म हो गई, 1206 में स्टार्ट हुई, 1290 में ख़त्म हो गई। अब जो है खिलजी वंश आया है, जो कि 1290 से लेकर 1320 तक चली है खिलजी वंश, 30 साल। ठीक है। तो उसी के अब सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अब अलाउद्दीन खिलजी से, जो भी है मलिक कफूर ये सब जितने थे। तो पूछ रहा है कि देखिए नया धर्म चलाना कौन चाहता था? देखिए आपको एग्जाम में दे देगा तो आप इस तरीके से समझ जाइए कि अलाउद्दीन खिलजी ही हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी सारा आंसर होगा। इसको आपको अच्छे समझ के पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे सिक्वेंस वाइज आपको नहीं मिलेगा ना देखने को। तो कौन सा सुल्तान नया धर्म, देखिए कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। बलवन के बारे में तो आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, जिले लाई और खलीफा घोषित किया था अपने आप को, गयासुद्दीन बलवन नाम है इसका। और जो क्वेश्चन था वो देख लीजिएगा। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? बताइए। सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी इन्होंने, बलवन ने क्या किया था? जिले इलाही का। और इन्होंने क्या, ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। देखिए आपसे पूछेगा दिल्ली सुल्तान हमेशा, तो ऑप्शन में कभी कभी मुगल वाले दे देगा तो आप उस ऑप्शन से भी आप इसको हटा सकते हैं। अगर दिल्ली का सिर्फ दिल्ली सुल्तान पूछेगा तो उसमें अकबर, बीरबल जो भी है, ये बाबर, हुमायूं, कुछ नहीं आपको मारना है। आपको अगर दिल्ली सुल्तान के बारे में पूछ रहा है तो क्योंकि उसमें दिल्ली सुल्तान ही होगा, और दिल्ली सुल्तान मुगल से हटके हैं सारे। अलाउद्दीन खिलजी के फेमस सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए? बताइए कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी का एकदम बहुत प्रसिद्ध सेनापति था वो, बहुत ताकतवर सेनापति, बहुत, और वो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। क्योंकि देखो मंगोल जो था आक्रमण करते ही जा रहा था हमेशा। मंगोल हमेशा भारत पर आक्रमण करते रहा है। इल्तुतमिश के टाइम चंगेज़ खान भी आक्रमण किया था, और ये सब हमेशा मंगोल आक्रमण करते ही रहा है। तो कौन हार गया था? तो वो जफ़र खान था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? बताइए। देखिए रानी पद्मिनी का जो नाम है अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। आपने देखा होगा पद्मावत मूवी में, तो कौन थे उनके पति? तो उनके पति थे राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के हमला के समय देवगिरी का शासक कौन था? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी को जब हमला किया था तो उस समय देवगिरी का शासक कौन था? बताइए। देखिए वो थे रामचंद्र देव जी। देखिए क्या पूछ रहा है? देवगिरी में का शासक कौन था? देखिए देवगिरी, तो देवगिरी पूछ रहा है, तो देव कौन है इसमें सबको दिख रहा है? तो राम जी का एक दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप याद रखें कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमला किया था तो देवगिरी, देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा है
कि देवगिरी का शासक कौन था, तो वो था रामचंद्र देव जी थे। कि इसको अच्छे से याद रखिएगा कि कौन कौन से जो ये जगह का नाम है और कौन कौन से राजा वहाँ से बिलोंग करते हैं। कि रणथंभौर से हमीर देव नाम के राजा हैं, चित्तौड़ से राणा रतन सिंह, देवगिरी से राजा राय, देखिए जो भी जिसको मारा था वो रामचंद्र, और गुजरात से कर्णदेव। रणथंभौर से कौन है, हमीर देव, चित्तौड़ से राणा रतन सिंह, ये तो सबको याद होगा। देवगिरी से भी याद हो गया होगा, ये दोनों आपको ये दोनों याद बस दिमाग में रखना है। गुजरात से कर्णदेव और रणथंभौर से हमीर देव, ठीक है, हमीर देव और गुजरात से कर्णदेव। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि सबसे ज़्यादा पैमाने में विकसित हुई। देखिए खालिसा भूमि जो है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये याद रखिएगा बस कि ये बाजार नियंत्रण प्रणाली अच्छे से, जितना भी मार्केटिंग का काम होता था अलाउद्दीन खिलजी अच्छे से जानता था। जितना भी आपको क्वेश्चन दिखे ना, कुछ भी भूमि से, भू राजस्व से, जमीन विवाद से, कुछ भी आपको इस तरीके से दिख रहा है, तो ये सारा का अलाउद्दीन खिलजी करता था कि बाजार पर नियंत्रण करना, ये करना, जो भी नियंत्रण का काम है मार्केट का, वो देखिएगा अभी क्वेश्चन को मिलेगा, तो अब टेंशन लेने का बात नहीं है। तो किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि सबसे ज़्यादा पैमाने में विकसित हुई, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, भूमि का बात कर रहा है। देखिए किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को, देखिए ये हमेशा ये कर लगाते रहता था हर चीज़ पे, बाजार कर, भूमि कर, उसके बाद जो भी आपको मार्केटिंग से सुनने को मिले, तो ये सारा का सारा अलाउद्दीन खिलजी का ही काम रहता था। तो भूमि कर को 50% तक कर दिया था, तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। किस सुल्तान ने देखिए बाजार सुधार, अब बाजार सुधार लागू किया था, तो बाजार सुधार तो सबसे मार्केटिंग का, ये ज़मीन पे 50% टैक्स बढ़ा दिया, बाजार सुधार, तो ये सब अलाउद्दीन खिलजी का ही था। घरी अथवा देखिए गिरी कर, अब देखिए गिरी कर, देखिए अभी 3 कर आपको पता चल गया होगा ना, एक मार्केटिंग वाला, एक गिरी कर वाला, और एक क्या था, भूमि कर, ठीक है। तो कौन था ये, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष में कौन सा तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना है। आप देखिए तुगलक वंश जो है खिलजी वंश के बाद आया था। जब 1320 में खिलजी वंश खत्म हो गया था, तो 1320 से लेकर 1414 तक, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो राज्य किया है दिल्ली सल्तनत में वो था तुगलक वंश। आपसे क्वेश्चन ही पूछता है कि सबसे ज़्यादा राज करने वाला वंश कौन सा है, तो तुगलक वंश है, जो कि 1320 से लेकर 1414 तक था, ठीक है। फिर 1414 से 91 तक था, ये क्या बोलते हैं, सैयद डायनेस्टी। उसके बाद फिर 1451 से लेकर 1526 तक था लोधी डायनेस्टी। तो उसके बाद मुगल आया 1526 से। तो देखिए क्या पूछ रहा है इसमें कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष में कौन सा तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना। देखिए तुगलक वंश का जो पहला सुल्तान कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। इसको गयासुद्दीन बलबन से कंफ्यूज मत होइएगा। तो गयासुद्दीन तुगलक था जो कि तुगलक वंश का स्थापित किया था। तो इसमें से ये जो गाजी मलिक है इसी को गयासुद्दीन तुगलक बोलते थे, ठीक है। तो गाजी मलिक जो था सेनाध्यक्ष में ये था, तो इसी के बाद तुगलक वंश स्थापित हुआ था। कृषि को समन्वित करने के लिए अब देखिए खिलजी का कहानी ख़त्म हो गया, वो सब कर वर पूरा अपना किया जो करना था। अब देखिए क्या है, अब जो है कृषि के समन्वित करने के लिए नहर खुदवाने के, देखिए जितना भी नहर वहर जो है ना, सबसे पहला आपसे पूछे कि नहर निर्माण के लिए कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा मशहूर होता था। देखिए आगे चल के फिरोज शाह तुगलक का नाम बहुत है इस सब चीज़ में। जितने भी नहर का है, फल फ्रूट सब्जी, जितने भी मतलब अच्छे कुछ भी वो किए हैं, वो अभी आने वाले क्वेश्चन में हमको देखने को मिलेगा। तो उस तरीके से आप बस याद करते रहिएगा। अब देखिए पूछ रहा है कि सबसे पहले नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है श्रेय। तुगलक वंश जो है ये सोचिएगा कि ये आया और पानी के साथ, नहर के साथ स्टार्ट हुआ, बस इतना सोचिएगा। तुगलक वंश आया तो नहर लेते हुए आया था, ठीक है। तो नहर का जो सबसे पहले था वो गयासुद्दीन तुगलक जी ने स्थापित किया था। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया। देखिए अब किससे मैंने, तो खिलजी वंश 1290 से 1320 में, लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक, दास वंश तो था ही नहीं, ये दास वंश वही है स्लेव डायनेस्टी वाला, तो ये तो है नहीं। तुगलक वंश, देखिए तुगलक डायनेस्टी जो है ये राज किया था बहुत समय तक। दिल्ली सुल्तान का सबसे विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्वेद सहित अनेक चीज़ में माहिर था। देखिए तुगलक शासक में आपसे पूछ रहा है, ठीक है।
दिल्ली सुल्तान का पूछ रहा है आपसे, आपके बारे में, ठीक है। तो याद रखिए, क्वेश्चन देखिएगा दिल्ली सुल्तान के, क्योंकि मुगल काल में भी आपको देखने को मिलेगा ऐसे खगोल शास्त्र, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो दिल्ली सुल्तान में पूछ रहा है कि सबसे विद्वान शासक खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्वेद। देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, ये बहुत ज्ञानी था। तो देख रहे हैं आप क्या क्या था, ये खगोल शास्त्र था, गणितज्ञ था, आयुर्वेद सहित अनेक चीज़ में माहिर था ये। तो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो, ठीक है। इल्तुतमिश, लोदी खिलजी, सिकंदर लोदी, ये सब नहीं थे, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, तुगलक जैसे स्टार्ट हुआ तो नहर लेते हुआ, और सबसे तुगलक वंश का जो सबसे तेज था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खोई एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? देखिए अमीर खोई, ठीक है, अमीर खोई, ठीक है, अमीर खोई पूछ रहा है, ठीक है। तो अमीर खोई, देखिए अमीर के शौक हैं ये सब, अमीर खोई, तो जिसके पास ज़्यादा दिमाग रहेगा वही अमीर हो सकता है। तो उस तरीके से सोचिएगा कि अमीर खोई, तो अमीर खोई सबसे पढ़ा लिखा कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक हमारा आंसर हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई? देखिए अब दिल्ली के किस सुल्तान ने, देखिए, कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र, देखिए ये विभाग खोल रहा है ये। अब वो क्या लगाता था अलाउद्दीन खिलजी? कृषि पे कर लगाता था, ठीक है। जितना भी कर, गृह कर, वो कर, जितना भी कर है वो सारा अलाउद्दीन खिलजी ही लगाता था। और ये क्या किया है दिल्ली का सुल्तान, एक कृषि विभाग की स्थापना किया है, जो कि फसल चक्र का योजना मतलब इसमें बनाया जाता है। तो वो कौन था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि दिमाग वाला था। दीवाने खोई किससे संबंधित है? देखिए जितना भी खोई वाला आपको लास्ट में दिखाई दे, खोई, अमीर खोई, दीवाने खोई, तो ये सारा का सारा मोहम्मद बिन तुगलक से बिलोंग करता है, फिरोज शाह तुगलक से नहीं। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है इसका चचेरा भाई था, अभी आगे ये भी राजपाट संभालता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ ले गया? देखिए इसी का खोला हुआ जगह था ये, तो दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद ले गया मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत किसने किया था? कि सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत, बताइए, सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत सबसे पहले कौन किया था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा ये सब अच्छे से। देखिए इसको अच्छे से देख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया गोल्ड कॉइन जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। देख लीजिए, अब इब्न बतूता इसी के शासनकाल में आया था, आपने नाम सुना होगा, मोरक्को यात्री था। तो ये एक नया गोल्ड कॉइन जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया था। दिनार के नाम इब्न बतूता जी जो थे वो दिनार का नाम दिए थे गोल्ड कॉइन को, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक जो बनाया था गोल्ड कॉइन, इब्न बतूता उसको दिनार नाम दिए थे, ठीक है। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए, तो किस शासनकाल में भारत आया था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था भारत। किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण दिया है? बताइए किसने, पूछ रहा है कि कौन है वो जो कि सल्तनत काल में, देखिए सल्तनत काल पूछ रहा है, जो कि डाक व्यवस्था का विवरण दिया है, मतलब वो डाक व्यवस्था के बारे में बताया है। तो वह इब्न बतूता अपने किताब जो उन्होंने लिखा था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इस बार बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था कि जो ये जो है इब्न बतूता उन्होंने कौन सा किताब लिखा है? तो वह है किताब उल रहला। देखिए इसी किताब में डाक व्यवस्था के बारे में इन्होंने बताया है। होली फेस्टिवल में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ये देखिए, ऐसे तो कोई मुस्लिम होली में जाता नहीं था, ठीक है, ये पहला मुस्लिम था जो कि होली में गया था। आपको देखिए पहला है, इसको याद रखिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो पहला जो था जो होली में पार्टिसिपेट किया था जाके, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली वह उन्हें राजा से? देखिए इतना तो बताइए कौन था भाई ये, कि सुल्तान के बारे में कहा गया है कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से, मतलब दोनों एक दूसरे से परेशान हो गए थे लग रहा है। तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और देखिए कौन लिखा है ये? बदायूं ने लिखा है ये अपने किताब में, ठीक है। किस सुल्तान ने बेरोजगारों का रोजगार दिलवाया? देखिए अब इसका भाई आ गया है, अब मसीहा, वो तो मर गया, जो सब अब इतना भाई परेशान हो, बदायूं लिखा है कि भाई दोनों दूसरे से परेशान हो गए थे, तो रोज़गार नहीं होगा, ये सब नहीं हो रहा होगा। तो फिर फिरोज शाह तुगलक का एंट्री होता है, जो कि बेरोजगारों को रोज़गार दिलवाए थे, कुछ अपने भाई का छवि सही करने के लिए आए थे ये, ठीक है।
और याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है, नहीं चलिए इसको आगे बता देंगे। तो ये कौन है? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने आया था। किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? देखिए अब धीरे धीरे अभी सब चीज़ वहाँ पे होने लगा, रोजगार कार्यालय बनाने लगा। तो फिरोज शाह तुगलक, ये कुछ अच्छा काम किया था तुगलक वंश में। जो आपको सबसे अच्छा अगर काम करने वाला है तो ये फिरोज शाह तुगलक ही था। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान देता था और उसके लिए एक दीवाने खैरात बनाया था। ये देखिए दीवाने खैरात पूछेगा आपसे, याद रखिएगा दीवाने खैरात। तो किसने बनाया था खैरात? देखिए जो रोजगार कर रहा है तो वो सारा का सारा सब चीज़ अच्छा कर रहा है। तो फिरोज शाह तुगलक तो खैरात, तो दीवाने खैरात तो कौन बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान के काल में सबसे अधिक गुलाम थे? देखिए कौन सा सुल्तान था जिसके काल में सबसे अधिक गुलाम थे? देखिए अभी सबको आपको अच्छे से एकदम दिमाग में याद रखना है एकदम अच्छे तरीके से। तो वो सबसे अधिक गुलाम जो थे वो मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे। ये बहुत सारे गुलाम। ये देखिए इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए दीवाने अर्ज किसने बनवाया था? बलबन ने। घोड़ों के डांगने की प्रथा अलाउद्दीन ने शुरू की थी। ये देखिए घोड़ों को दागने की प्रथा जो है ये जो अलाउद्दीन ने शुरू की थी। अब मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा। देखिए ये तीनों उसमें दिया हुआ था कि कौन इसमें सही है। तो ये तीनों आपको बस याद कर लेना है कि दीवाने अर्ज जो है ये बलबन के बनवाया था, ठीक है। दीवाने अर्ज बलबन से क्या है? जिले इलाही और अपने आप को खलीफा घोषित किया था, ठीक है। और दीवाने अर्ज किसने बनवाया? बलबन ने। घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन ने शुरू की थी और मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा। सबसे पहले लोक निर्माण की स्थापना की थी। देखिए सारा का सारा निर्माण करते जा रहा है जो भी आपको देखे, क्योंकि ये अच्छा काम किया था। इस तरीके से मन में याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद रोजगार का दिया बेरोजगार को, उसके बाद खैरात खोला है, उसके बाद लोक निर्माण की स्थापना कर रहा है। दिल्ली का जो सुल्तान, देखिए दिल्ली का पूछ रहा है, जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध। देखिए पहला कौन था जो नहर का इस्तेमाल किया था? तो वो था गियासुद्दीन तुगलक। लेकिन ये जो था ये नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये नहरों के में सब देखिए सिर्फ अच्छा काम इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक जो है ये नहरों के लिए बहुत इधर उधर ध्यान देते थे अपने राज्य में। ये देखिए हक्के सर्व अथवा सिंचाई कर, देखिए ये बिलोंग करते हैं भाई अब नहर से। तो कर से कंफ्यूज मत होइएगा अलाउद्दीन खिलजी से। इसका सिंचाई कर आपको ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि सिंचाई होता है पानी में, इरिगेशन टाइम। तो जब भी पानी से रिलेटेड है, नहर से रिलेटेड है, सिंचाई कर लगा रहा है तो वो फिरोज शाह तुगलक ने ही स्टार्ट किया होगा। इस तरीके से सोचिएगा। अलाउद्दीन खिलजी गृह कर, भूमि कर, ठीक है, 50% ये बढ़ा दिया। तो वो सब अलाउद्दीन खिलजी करता था। बाजार नियंत्रण, और ये देखिए सिंचाई कर कौन लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। क्योंकि इतना नहर का निर्माण हो रहा है तो उसके लिए तो कर तो चाहिए ना। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था? देखिए ये एक गलत किया था ये, तो जजिया कर लगा दिया था। तो वो थे फिरोज शाह तुगलक ही जो थे जो जजिया कर लगाए थे। किस सुल्तान ने फलों फ्रूट की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? देखिए फलों की गुणवत्ता, नहर का इस्तेमाल किए। देखिए एक गलत काम किया, जजिया कर लगा दिया ब्राह्मण पे, ठीक है। और के सुल्तान देखिए फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया तो वो फिरोज शाह तुगलक ही था। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेक दिल्ली कौन लेके आया था? देखिए टोपरा और मेरठ, देखिए जो अशोक का स्तंभ है ये 2 जगह है, टोपरा और मेरठ में। तो देखिए ये सब लाइन से एक एक पॉइंट बना के बस सोचते रहिएगा कि ये सब फिरोज शाह तुगलक के क्या क्या अचीवमेंट थे। ये 8-9 मोहम्मद बिन तुगलक के क्या 4-5 अचीवमेंट थे उससे जुड़ा हुआ। बस इसी तरीके से तो बस पढ़ते रहना और देखते रहना है। उसके अंदर कौन था लेखक था, ये था कौन किताब में था, कौन किसने बोला है, बस यही सब आपको ध्यान में रखना है। तो टोपरा और मेरठ 2 अशोक स्तंभ लेक दिल्ली से कौन लाया था? तो वो लाया था फिरोज शाह तुगलक लाया था। राज्य की खर्चा पर हज करने वाला पहला भारतीय शासक था। देखिए ये भी एक गलत काम किया था कि राज्य का जो खर्चे पे ये हज करने चला गया था सऊदी अरब में, जहाँ हजरत मोहम्मद पैगंबर जी का जन्म हुआ था ये लोग का, तो सऊदी अरब में। तो ये फिरोज शाह तुगलक ही था। ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था?
देखिए दार उल सफ़ा क्या था, हम लोग बोलते हैं ना दवा दारू, तो इस तरह की सोचिएगा दवा दारू, तो दारुल दारू, तो ये कहाँ बोलते हैं, ये तो हॉस्पिटल में बोलते हैं इधर उधर। तो एक खैराती हॉस्पिटल था ये, ठीक है, खैरात वाला। देखिए खैरात जो भी जहाँ दिखे आपको, खैरात, दीवाने खैरात, ये सब फिरोज तुगलक से बिलोंग करता है। दिल्ली सुल्तान के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? अब देखिए इसका विध्वंस होने जा रहा है, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा लोधी, सैयद। देखिए दिल्ली सुल्तान के तुगलक राजवंश का अंतिम जो शासक था, इसमें से था नसरुद्दीन मोहम्मद। ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो नसरुद्दीन मोहम्मद था। देखिए तैमूर लंग ने किस वर्ष हमला किया था? देखिए तैमूर आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया था 1398 में, ठीक है। तो पूछ रहा है, तो तैमूर लंग नहीं 1398 में नहीं आया था, उसके शासनकाल में आया था, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में। या उससे पहले, इसमें रुकिए मैं इसको बता दूंगा, रुकिए कमेंट में। तो तैमूर लंग जो है ये 1398 में आया था, ठीक है। तैमूर के हमले के बाद भारत में किस वंश का राज हुआ? देखिए तैमूर 1398 में आया, आपको याद होगा, तो फिर आप अच्छे से ऑप्शन तक पहुंच जाइएगा। तो देखिए लोधी वंश नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका हमला 1398 में हुआ और 1414 में तुगलक वंश समाप्त हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा वंश आता है? तो आता है सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो सैयद वंश आया, तुगलक खिलजी तो निकल चुका था और लोधी इसके बाद आएगा, तो सैयद हमारा आंसर हो जाएगा, सैयद वंश। कौन सा सुल्तान अफगान मूल के थे? देखिए कौन सा सुल्तान था तो अफगान मूल का था ये? तो देखिए ये लोधी था, ठीक है। अब बाबर भी जो था ये अफगान का ही था, ये दोनों का झगड़ा वहीं से चलते आ रहा था, लोधी बाबर ये सब का, मुगल का, लोधी मुगल का, तो ये भी अफगान का था। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में हराया था? देखिए महाराणा संगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में हराया था? देखिए महाराणा संगा को फिर कौन हराया था? बाबर। कहाँ? खानवा के युद्ध में 1527 में। तो ये आगे देखेंगे, तो अभी यहाँ पे महाराणा संगा को इब्राहिम लोधी को देखिए इब्राहिम लोधी को ये भी हराया था और बाबर भी हराया था, तो इब्राहिम लोधी को सब हराया है। तो कौन सा युद्ध था? वो खातौली का युद्ध था 1518 में। कौन सा युद्ध? खातौली का युद्ध। किस सुल्तान ने एक नगर बनाया जहां अब आगरा है? देखिए अब पूछेगा कि आपको आगरा किसने बसाया है, मतलब आगरा के संस्थापक कौन है, आगरा कौन बसाया है? तो सारा का सारा सिकंदर लोधी है वो, ठीक है। सिकंदर लोधी आगरा को बसाने वाले थे। देखिए आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो भाई किस शासक ने की? तो वो शासक थे सिकंदर लोधी। किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कहानी की रचना की? बताइए गुलरुखी उपनाम से अपनी कहानी की रचना करने वाला कौन था वो? बताइए क्या होगा? गुलरुखी उपनाम से अपनी कहानी रचना की। गुलरुखी देखिए याद रखिए, गुलरुखी सिकंदर लोधी से बिलोंग करता है, ठीक है, गुलरुखी। सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर खत्म करने के लिए जाना जाता है? बताइए कौन सुल्तान में से बताना है कि जो अन्न होता है, अनाज, ठीक है, ये अनाज है ये, तो अनाज के ऊपर कर लगाया, ये कर है, ठीक है, वो कर नहीं। तो अन्न के ऊपर, अनाज के ऊपर कर लगाने वाला, हटाने वाला कौन सा ऐसा राजा था ये जो अनाज के ऊपर से कर हटाया था? तो वो थे सिकंदर लोधी। देखिए विजयनगर राज किसने बनाया था? देखिए इनके बीच में ये भी राज साउथ में चलते रह रहा था साथ साथ, क्योंकि ये लोग नॉर्थ के पूरे पार्ट के नॉर्थ दक्कन तक पहुँचे हुए थे, तो नीचे साउथ में विजयनगर साम्राज्य भी उधर उसका कहानी भी हो रहा था। तो उससे भी कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनसे ये सारा क्वेश्चन है। तो देखिए विजयनगर राज किसने बनाया था? तो ये हरिहर बुक्का ने बनाया था 1336 AD में। देखिए ये तुगलक वंश के टाइम ये बना था साउथ में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि विजयनगर राज किसने बनाया था? बताइए। ये अभी 1526 तक की जितना भी घटना हुआ है वो सारा पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए अभी बाबर का क्वेश्चन अभी आगे आने वाले में पार्ट में मुगल का दिखेगा, क्योंकि उससे पीछे 1526 तक बहुत ऐसी सारी घटना हुई थी जो कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है।
तो विजयनगर राज किसने बनाया था? तो हरिहर बुक्का ने 336 AD में, ठीक है। अपनी मुद्रा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियात्री थी, बताइए कौन थी वो? तो वो थी गंगा देवी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा को छीना, बताइए भाई अब कौन थे वो? बताइए कौन थे? देखिए ये क्या पूछ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बहमनी से, बहमनी वहाँ पे लोग राज करते थे, बहमनी लोग गोवा में, तो उससे जो है छीना था इसको, ठीक है। तो हरिहर द्वितीय ने छीना था, ठीक है, हरिहर द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय, देखिए सबसे, देखिए कुछ याद रखिए नहीं रखिए, लेकिन कृष्णदेव राय को याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे ये, और वहाँ पे गंगा नदी बहती थी, कृष्ण नदी बहती थी, कृष्णा रिवर, तो ठीक है। तो कृष्णदेव राय विजयनगर के बहुत बड़े राजा थे, और हरिहर बुक्का जो थे इसकी स्थापना किए थे विजयनगर के 1336 AD में। तो कृष्णदेव राय के बारे में पूछ रहा है अब आपको कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? बताइए किस राजा के साथ लड़ा था विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ तो कभी लड़ नहीं सकते हैं, गजपति के साथ नहीं इनके जान, तो कुली कुतुब शाह के साथ। देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय जो थे वो गोलकुंडा का युद्ध, देखिए गोलकुंडा का युद्ध ये कुली कुतुब शाह के साथ लड़े थे, ठीक है। गोलकुंडा कहाँ है? बीजापुर में। गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़े थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? देखिए अष्टदिग्गज, इनके एक अष्ट प्रधान होता है, वो शिवाजी के टाइम में था, और ये अष्टदिग्गज के बारे में पूछ रहा है आपसे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज तो कौन थे? वो 8 तेलुगु कवि थे वो, क्योंकि ये साउथ में ही रहते थे, आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ की भाषा थी तेलुगु। इनमें से किसे आंध्र भोज, देखिए आंध्र भोज भी कहा जाता है, तो किन्हें कहा जाता है? कृष्णदेव राय जी को। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? बताइए, देखिए अष्टदिग्गज तो किस राजा से हैं? कृष्णदेव राय से। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? बताइए किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो वो था कोंकणी। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? बताइए किस नगर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय जी ने? तो वो की थी नगलापुर की, ठीक है। कृष्णदेव राय जी ने नगलापुर की स्थापना की। देखिए कृष्ण या नाग, ठीक है, तो उस तरीके से सोचिएगा, कृष्ण और नाग, ठीक है, तो नगलापुर से। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके काल में बना है? बताइए हजारा मंदिर किसके काल में बना था? तो कृष्णदेव जी के राय के काल में बना था ये हजारा मंदिर। देखिए अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। देखिए अब्दुल रज्जाक जो था ये विजयनगर आया था, तो किनके शासनकाल में आया था ये? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देखिए निकोलो कोंटी के बारे में कुछ जान लीजिए। निकोलो कोंटी कौन था? ये देखिए इटली का यात्री था जिसने विजयनगर की यात्रा की, और ये देवराय प्रथम के टाइम आया था। देखिए याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक जो है वो देवराय द्वितीय के टाइम आया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और निकोलो कोंटी ये इटली का यात्री था, ठीक है, और ये विजयनगर की यात्रा की थी इसने। ये देखिए सब नाम है, ये सब आपको पता चलेगा। निकोलो कोंटी, उसके बाद मनुची, उसके बाद वोदियार, ये सब अभी अभी और आने वाले आपको सुनाई देगा। ट्रेवनियर, ये सब, ये फिंच, ये सब अब नाम है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो निकोलो कोंटी ये इटली का यात्री था जिसने विजयनगर की यात्रा की थी देवराय प्रथम के टाइम में, देवराय प्रथम के टाइम। देखिए महाभारत का तेलुगु अनुवाद के लिए कौन जाना जाता है? देखिए महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया गया था, ठीक है, विजयनगर में, क्योंकि वहाँ पे कृष्णदेव राय जी की शासनकाल थी। तो वो नन्ने और तिक्कन, ये देखिए नन्ने और तिक्कन ये दो नाम है जो कि महाभारत का तेलुगु अनुवाद के लिए जाने जाते हैं। वैदिक ग्रंथों का के भास्कर स्यान का आश्रम प्राप्त था? बताइए। तो था विजयनगर में। 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? बताइए 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो देखिए हुआ था ताली कोटा का युद्ध हुआ था, ठीक है, ताली कोटा का युद्ध।
देखिए तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर। देखिए विजयनगर से रिलेटेड है इसलिए ये 1565 का बात लिया गया है, तो सब कंफ्यूज मत होइएगा, बस धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज देखते चलिए हर चीज़ को। तो ये 1526 से सब पहले का था और ये एक लड़ाई होता है जो कि तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था जो कि विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा के सेनाओं के बीच में था। कौन कौन से? विजयनगर और बीजापुर एक साथ थे, ठीक है, विजयनगर और बीजापुर और अहमदनगर और गोलकोंडो, ठीक है, अहमदनगर के साथ गोलकोंडो था। तो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था 1565 में। जब राजा वोदियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर का शासक कौन था? देखिए पूछ रहा है ना, जब वोदियार ने जब मैसूर की स्थापना की, पहले तो ये कोई क्वेश्चन हो गया, और कब की थी ये? 1612 AD में किया गया था, ठीक है। तो विजयनगर का शासक कौन था उस टाइम? उस टाइम था वेंकट द्वितीय। तो कंफ्यूज नहीं होना है, विजयनगर से आपको क्वेश्चन है रिलेटेड, इसीलिए ये सीक्वेंस वाइज आप देख रहे हैं। तो इस टाइम अगर 1612 में अगर देखिएगा तो उस टाइम कौन था मुगल का राजा? था अकबर का बेटा जहांगीर। किस स्थान के कंधार विजयनगर की प्राचीन राजधानी के बारे में मैं बताती है? बताइए कौन सा स्थान है जो कंधार विजयनगर की प्राचीन राजधानी के बारे में बताती है? जो कंधार विजय हुआ था तो वो राजधानी है हम्पी। विजयनगर के किस सम्राट ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? देखिए चीन, चाइना, विजयनगर का सम्राट जो था वो चाइना के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो कौन थे वो? वो थे बुक्का प्रथम। विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 स्तंभ सवार स्वर निकलते हैं कहाँ पर है? बताइए। विजय विट्ठल मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बताइए कहाँ है? जहाँ पे उनके जो संगीत स्वर निकलते हैं, यहाँ पे छूट गया, यहाँ संगीत स्वर निकलते हैं, ठीक है। तो बताइए कहाँ पे है ये? तो ये है हमारा हम्पी में। देखिए सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? देखिए सल्तनत काल में जो है अधिकांश लोग अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो देखिए सल्तनत काल में जो बहुत कोई थे वो बहुत कोई तुर्क थे, ठीक है। देखिए ये तो कोई याद रखिएगा थोड़ा सा। दीवाने बंगदान कौन किससे रिलेटेड है? फिरोज शाह तुगलक से। दीवाने मुस्क तराजा अलाउद्दीन खिलजी से। दीवाने खोई, देखिए खोई वाला तो मोहम्मद बिन तुगलक से। देखिए दीवाने अर्ज ये पढ़े थे बलबन से। दीवाने खैरात ये भी पढ़े थे फिरोज शाह तुगलक से। दीवाने रियासत, देखिए ये नया चीज़ है, एक नया नहीं पढ़े थे दीवाने रियासत, ये तीन को आपको ये फिर से याद करना पड़ेगा। देखिए ये सब तो पता है, दीवाने खोई मोहम्मद बिन तुगलक है, दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने रियासत, देखिए रियासत अलाउद्दीन खिलजी। देखिए रियासत एकदम मतलब एकदम रहीसी की तरह रहना कौन चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि हर जगह कर लगा के चलते, जो भाई अब इतना इतना कर लेगा तो वो तो रहीस ही रहेगा ना। तो उस तरीके से सोचिएगा कि रहीस से रियासत रहीसी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी और बंदगान फिरोज शाह तुगलक, मतलब ये हर चीज़ बंद करके चुपचाप चलता रहता था। मतलब सिंचाई कर लगा रहा है, नहरों को इस्तेमाल कर रहा है, फल को गुणवत्ता के बारे में सोच रहा है, तो ये चुपचाप मुंह बंद करके चुपचाप अपना काम करते रहता था। तो बंदगान, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक बंदगान, मुंह बंद करके काम करते रहता चुपचाप। मुस्क राजा, राजा, देखिए मुस्तखराज अगर उससे पूछेगा कि दीवाने मुस्तखराज कौन बनाया था, तो भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। देखिए दो चीज़, देखिए मुस्कराज में से सोचिएगा मुस्कान मतलब खुश, भाई जो रहीस है वही खुश होगा, ठीक है। तो इस तरीके से खुश रहीसी खुश, ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किस राजवंश के समय विजारत का खूब प्रचार हुआ? अरे किस राजवंश के समय विजारत का खूब प्रचार हुआ था? इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए इक्ता व्यवस्था किसने शुरू किया था? देखिए इक्ता व्यवस्था, ये भी याद रखिएगा। इक्ता, देखिए आई से इक्ता, आई से इल्तुतमिश, और कोई भी राजा के पास नहीं होगा ये लेटर में, ठीक है। तो इससे सोचिएगा इक्ता व्यवस्था जो इस्तेमाल किया था पे वो इल्तुतमिश था, ठीक है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सबसे ग्रामीण अधिकारी था। देखिए भू राजस्व का सबसे ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी, रावत, मालिक, पटवारी, किसको बोलते थे? मतलब सल्तनत काल में पूछ रहा है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सबसे ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो वो चौधरी होता कहलाता था। सर्व कर लगाया जाता था किस पे? देखिए सर्व, सिक्रे सर्व
सर्वकर सिंचाई पर, जो कि फिरोज शाह तुगलक लगाता था। देखिए अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? देखिए अलाई दरवाज़ा तो अलाई से अलाउद्दीन, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े के नाल के आकार की महरब सबसे पहले प्रयोग में लाई गई थी, बताइए। देखिए घोड़े के नाल के आकार की महरब सबसे पहले प्रयोग में लाई गई थी। कहाँ लाई गई थी? इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, अलाई दरवाज़ा में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में। तो देखिए अलाई दरवाज़ा में, देखिए क्योंकि जो ये घोड़े को दागने के लिए प्रसिद्ध थे ना भाई ये अलाउद्दीन खिलजी, तो घोड़े को जब दागने के लिए प्रसिद्ध है तो घोड़े के नाल के आकार के ही महरब सबसे पहले प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाज़ा में, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? देखिए 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी इसका इनमें हाथ में थे, इल्तुतमिश भी हाथ में थे, सिकंदर लोदी कोई नाम ही नहीं था, तो फिरोज शाह तुगलक करवाया था। देखिए ये बनवाए थे 3 मंजिल तक, ये फिर 4था मंजिल बनवाए और ये 5वां मंजिल बनवाए थे। भारत में पहला मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से बना हुआ था, देखिए शुद्ध इस्लामी शैली से पहला ही मकबरा था जो बना हुआ था। हुमायूं का मकबरा था, बलबन का मकबरा था, ऐबक का मकबरा था या अलाउद्दीन का मकबरा था? तो ये जो था ये बलबन का मकबरा था। कीर्ति स्तंभ परिशिष्ट किसने लिखा था, बताइए। कीर्ति स्तंभ परिशिष्ट किसने लिखा था? तो ये लिखे थे अभी कावी ने। चित्तौर की कीर्ति स्तंभ किसके काल में बना था? देखिए चित्तौर में जो कीर्ति स्तंभ है ये किसके शासन काल में बना था? देखिए कीर्ति स्तंभ, तो देखिए स्तंभ से कुंभ दिख रहा है ना, राणा कुंभ, तो उस तरीके से सोचिएगा आप तो याद हो जाएगा। देखिए स्तंभ, इसमें भी वही लेटर है MBHA, तो राणा कुंभा के टाइम कीर्ति स्तंभ बना था। किताब उल हिंद की रचना किसने की? देखिए किताब उल हिंद, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के बिहार दरोगा में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो किताब उल हिंद की रचना की थी अलबरूनी में, जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ आया था अलबरूनी, ठीक है, याद है ना। और जो कि पुराणों का अध्ययन में मास्टर किया हुआ था ये, और उपनिषद का अध्ययन जरा सी कोई जानते थे। अब देखिए अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। देखिए अमीर खुसरो भी उस टाइम थे बहुत प्रसिद्ध, बलबन के टाइम में अमीर खुसरो थे, ठीक है। ये 7 राजाओं को का राज्याभिषेक देखे हैं। तो अमीर खुसरो का जो जन्म था ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था एटा में। पटियाली एक जगह है, पटियाला नहीं पटियाली, ये क्वेश्चन भी आएगा उस पर। तो एटा में हुआ था। तूतीय हिंद अमीर खुसरो, मतलब इसको तूतीय हिंद भी बोला जाता है। तो जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पटियाली में हुआ था, ना कि पटियाला में, पटियाली में के एटा में, ठीक है, एटा में। किसने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा? देखिए हिंदुस्तान का तोता, तोतीय हिंद, तो हिंदुस्तान का तोता, तो कौन थे? अमीर खुसरो थे, बहुत प्रसिद्ध थे, इसका नाम हमेशा याद रखिएगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? बताइए किनके विकास में वो सबसे ज़्यादा अधिक भूमिका निभाई थी, कौन से भाषा के लिए? तो देखिए खड़ी बोली के लिए इन्होंने बहुत मेहनत किया था। किसने दिल्ली के 7 सुल्तान का शासनकाल देखा है? देखिए किसने दिल्ली के 7 सुल्तान का, देखिए यहाँ पर 7 है, 7 सुल्तान का, तो बताया था आपको अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया। देखिए ये भी, ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो दिल्ली में जिसका दरगाह है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है दिल्ली में, तो अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से बिलोंग करता है ये लोग, ठीक है। देखिए दिल्ली में इसका निजामुद्दीन औलिया का है, तो इस तरीके से सोचिएगा आप। तो 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था अमीर खुसरो ने और शेख निजामुद्दीन औलिया ने। अमीर खुसरो इनमें से किस बादशाह के दरबार से संबंध हैं? बताइए कौन से बादशाह के दरबार से संबंधित रखते थे ये देखिए गयासुद्दीन बलबन के दरबार से संबंध रखते थे ये, ठीक है। बलबन के बाद फिर खिलजी के टाइम भी ये थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे, किसका दरबार में रहे थे? देखिए इल्तुतमिश के टाइम नहीं थे, मोहम्मद तुगलक के टाइम नहीं थे, कुतुबुद्दीन के बाद के टाइम नहीं थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम थे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि बलबन के जब टाइम में थे तो 1290 से 1320 चला है खिलजी का टाइम, तो 1290 से पहले गुलाम वंश खत्म हो गया था और लास्ट शासक बलबन ही थे, तो उसी के टाइम से फिर ये धीरे धीरे फिर आगे देखते चले गए, 7 वंश ये देखे हैं। अमीर खुसरो एक डैश थे। देखिए ये कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीत भी थे, ये तीनों थे ये।
नई फारसी कवि शैली सबके हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली जन्मदाता थे। बताइए कौन थे इनके जन्मदाता? सबके हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो देखिए अमीर खुसरो ही थे और कोई नहीं था। किसी हिंदी खड़ी बोली का जनक, ये कितना क्वेश्चन अमीर खुसरो से दिखे है। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? देखिए हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को ही। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली, देखिए इन्होंने खड़ी बोली एक भाषा स्टार्ट की थी, सीखना हम लोगों ने देखा था पिछले क्वेश्चन में। और हिंदी खड़ी बोली का जनक भी अमीर खुसरो को ही माना जाता है। देखिए हिंदी और फारसी दोनों भाषा का विद्वान था। देखिए हिंदी और फारसी दोनों भाषा का विद्वान था अमीर खुसरो। ठीक है, हिंदी का भी और फारसी का भी, क्योंकि हिंदी का खड़ी बोली का जनक भी बोला जाता है। तवाक़त नासिरी का राइटर कौन था? देखिए तवाक़त नासिरी का राइटर कौन था? नासिरी का राइटर कौन था? तो ये था मिन्हाज उस सिराज थे। देखिए ये भी एक लेखक हैं, ये भी एक नाम है, प्रचलित नाम है। इनमें से किस भाषा को दिल्ली सुल्तान ने संरक्षण प्रदान किया था? बताइए कौन सा भाषा था भाई जो दिल्ली सुल्तान ने जिसको संरक्षण प्रदान किया था? तो वो था फारसी भाषा। देखिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए तारिक हिंद, अलबरूनी, तारिक दिल्ली, खुसरो, रहला इब्न बतूता, तबाक़ात नासिरी, मिन्हाज, ये सब जो किताबें लिखी गई हैं इनके थ्रू वो है। तारिक हिंद अलबरूनी ने लिखा था, ठीक है, जो कि ठीक है, और तारिक दिल्ली खुसरो ने, रहला इब्न बतूता ने, और तबाक़ात नासिरी मिन्हाज ने, सिराज मिन्हाज। ठीक है, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान का सबसे उत्तम मिश्रण माना गया है? देखिए हिंदू मुस्लिम का जो गीत होता है ना, वो दोनों को मिला के सबसे उत्तम मिश्रण माना गया है। कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है? वीणा है, ढोलक है, सारंगी है, सितार है? बताइए। देखिए क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम गान का सबसे उत्तम मिश्रण, तो ये सितार को माना गया, जिसके जनक अमीर खुसरो थे, और तबला का भी जनक अमीर खुसरो ही थे। तो सितार को, ठीक है, जिसको हिंदू मुस्लिम गान का सबसे उत्तम मिश्रण माना गया है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो अमीर खुसरो जी ने किया था। कौन सा राजपूत संगीत पर एक पुस्तक के राइटर के रूप में जाना जाता है? बताइए कौन थे वो? कौन से राजा थे जो संगीत पर एक पुस्तक के राइटर के रूप में जाने जाते थे, कि संगीत पर एक वो किताब लिख दिए थे वो? ठीक है, और वो कोई नहीं थे, वो जो कीर्ति स्तंभ जो स्थापन किए थे वही थे, राणा कुंभा। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, बताइए कौन था वो? बताइए कौन था वो दिल्ली का वो सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, मतलब खुद ही अपने आप जो सोच रहा था वो लिखता था वो? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, तो कौन किया था भाई पोलो खेल का प्रचलन? बताइए। जिससे गिर के कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में मर गए थे, तो वो तुर्क ने। ये देखिए अलबरूनी कब आया था? 1000 AD में। इब्न बतूता 1333 से 1347 के बीच में। देखिए ट्रेवनियर 1638 से 1663 के बीच में। और मनुची, देखिए चारों सीक्वेंस वाइज पूछा गया था कि ये चारों का सीक्वेंस बताइए। देखिए सबसे पहले इसमें पूछा जाए तो याद रखिएगा अलबरूनी, इब्न बतूता, फिर उसके बाद फिर ट्रेवनियर, फिर मनुची। ठीक है, मनुची सबसे लास्ट में आया था, ट्रेवनियर के बाद मनुची। तो ऑप्शन में दे देगा आपको कि सीक्वेंस बताना है कि शुरू से लेकर पहले से लेकर लास्ट तक बताइए कौन आया था। तो अलबरूनी पहले आया था, इब्न बतूता फिर ट्रेवनियर, फिर मनुची। ठीक है, याद रखिएगा मनुची सबसे लास्ट में। जौनपुर नगर की स्मृति स्थापित किया था? देखिए जौनपुर नगर जो स्मृति थी किसने स्थापित किया था ये? तो ये देखिए स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मतलब वो बस सोचे थे कि ऐसा जौनपुर शहर एक बनना चाहिए, लेकिन जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो उसी के याद में, क्योंकि वो सोचे थे ये चीज़, तो ये फिरोज शाह तुगलक जो उसके चचेरे भाई थे वो कर दिए थे। तो पूछेगा कि जौनपुर शहर की स्थापना कौन किया है? तो फिरोज शाह तुगलक किया है। किसके पूर्व का सिराज कहा जाता है? देखिए किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? पूर्व का मतलब ईस्ट का सिराज कहा जाता है, तो वो जौनपुर को कहा जाता है। किसे भारत का सिराज कहा जाता है? देखिए किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? बताइए कौन था अंतिम शासक? कौन था? यह था हुसैन शाह।
कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था वो है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कश्मीर का वो शासक के बारे में बताना है जो कि कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था, वो प्रसिद्ध था कश्मीर का अकबर के नाम से, तो वह है जैनुल आवेदीन। किस शासक ने सबसे पहले जजिया कर ख़त्म किया था? देखिए सबसे पहले जजिया कर ख़त्म किया था, ठीक है। ये ब्राह्मण पर जजिया कर कौन लगाया था? ये फिरोज शाह तुगलक लगाया था, ठीक है। तो इसको फिर ख़त्म कौन किया था? तो वो देखिए जो कश्मीर के जो अकबर कहे जाते थे जैनुल आवेदीन, इन्होंने ही। कौन सा विद्वान कुंभ के दरबार में नहीं था? बताइए कौन सा विद्वान जो था जो कुंभ के दरबार में नहीं था, राणा कुंभा के दरबार में? तो वो था मुनि जिन विजय सूरी, ये नहीं था। देखिए ब्राह्मणी राज किसने बनाया? बताइए। जो बहमनी विजयनगर जो झगड़ा हुआ था, ठीक है, तो पूछ रहा है कि बहमनी राज किसने बनाया? तो ये बनाया अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज किस वर्ष बनी? बताइए कौन सी वर्ष अब बनी थी बहमनी राज? देखिए 1336 में बना था, 1336 में बना था विजयनगर साम्राज्य, और 1347 में बना था बहमनी राज, ठीक है। जो कि ये दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होते रहा है, जो कि बहमनी से जो गोवा को छीना थे, कौन छीने थे? हरिहर द्वितीय ने। ब्राह्मणी राज की पहली राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी राजधानी इनकी पहली थी ब्राह्मणी राज की? तो वो थी गुलबर्ग। दक्षिण में ब्राह्मणी राज के संस्थापक कौन थे? तो ये दक्षिण में जो था बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो वो था हसन गंगू। देखिए कुछ कुछ जगह हैं जहाँ से बिलोंग करते हैं ये लोग। आदिल शाही बीजापुर से, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर से बिलोंग करते हैं, और शरीक शाही जौनपुर से, ठीक है। ये सब कुछ नाम है जो उस जगह से जो बिलोंग करता है। ये गोलकुंडा को अभी के टाइम क्या कहा जाता है? बताइए गोलकुंडा को अभी के टाइम क्या कहा जाता है? तो अभी के टाइम हैदराबाद बोला जाता है गोलकुंडा को, याद रखिएगा। दार्स मुद्रा किस राजवंश की राजधानी थी? बताइए दरसा मुद्रा। तो देखिए दरसा मुद्रा जो थी ये होयसल की राजधानी थी। होयसल मोन्यूमेंट पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं होयसल मोन्यूमेंट? तो ये पाए जाते हैं हेलीबेड और बेल्लूर में। भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया गया था। देखिए भक्ति आंदोलन का शुरुआत कौन किए थे? अलवर संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा? ये देखिए ये अलवर संतों द्वारा किया गया था। देखिए बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता थी। देखिए मीराबाई और बुद्ध जी के जीवन में एक समानता थी, क्या थी? कि संसार दुख पूर्ण है। देखिए याद रखिएगा, संसार दुख पूर्ण है। कोई इंसान किसी इंसान से उसका धर्म या जाति ना पूछे, ये कथन है। बताइए किसका कथन है ये? कि कोई इंसान किसी इंसान से उसका धर्म या जाति ना पूछे, तो ये कथन है रामानंद का। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया किसने? तो वो रामानंद जी ने। असम और कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? ये देखिए थोड़ा इसमें नहीं, यहाँ पे दिक्कत। देखिए काम रूप पूछ रहा है ना, इसमें गलत हो गया। देखिए काम रूप, देखिए के ए और के, देखिए इसमें दिखेगा आपको। देखिए काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था शंकर देव ने, ठीक है, शंकर देव ने। असम और कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? देखिए असम और बंगाल में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया था शंकर देव ने ही, जय नहीं किया था। संत शंकर देव थे कहाँ से? तो ये वैष्णव धर्म से थे। रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे? बताइए। तो किससे संबंधित थे? ये विशिष्टवाद से संबंधित थे रामानुजाचार्य। भारत के मुगल शासक थे, क्या थे, कैसे थे वो चतगाई तुर्क थे, ठीक है, चतगाई तुर्क। किसने बाबर को सिर ए पुल्ल के युद्ध में पराजित किया था? देखिए भाई कौन है ये जो भाई बाबर को सिर ए पुल्ल के युद्ध में पराजित कर दिया था? ये जो बाबर 4 युद्ध लगातार जीता, उसको पराजित कौन कर दिया था भाई? तो वो थे सहवानी खान, ठीक है, सहवानी खान। किसने बाबर को सर ए पुल्ल के युद्ध में पराजित किया था? तो वो था सहवानी खान।
किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध को अपनाया? कि ओटोमन युद्ध को किसने अपनाया था? ओटोमन युद्ध को। तो देखिए युद्ध में कलाबाजी था, बाबर को हर 4 युद्ध लगातार जीता है, तो सारा जितना भी ये तोप दागने का नियम ये सारा का सारा बाबर के ज़माने में हुआ। ओटोमन के युद्ध का नियम ये बाबर नहीं अपनाया था। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखिए सबको पता होगा 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, फिर 1527 में खानवा का युद्ध, फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध, फिर 1529 में घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए वो जीत मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। ठीक है, उसकी सैन्य कुशलता की वजह से वो मुख्य कारण था। किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा पहली बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो देखिए किसके युद्ध में? तो पानीपत का पहला युद्ध में। किस एक युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? कि जिहाद की घोषणा की थी बाबर ने? तो राणा संगा के विरुद्ध जब युद्ध हुआ था खानवा का, तो उसमें जो था बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, तो खानवा का युद्ध में। राणा संगा ने किस युद्ध में बाबर के साथ लड़ाई की? कौन से युद्ध में की थी? खानवा के युद्ध में, जो 1527 ईस्वी में हुआ था। भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा? देखिए जहरुद्दीन मोहम्मद पहले नाम था, तो जब भारत में जब मुगल शासक स्थापित हो गया तो फिर वो बाबर नाम रखे थे। बाबर ने सबसे पहले बादशाह की पदवी धारण की थी कहाँ में? तो की थी काबुल में, उनका मकबरा भी काबुल में ही है। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? देखिए कौन से हिंदू राज्य के साथ उल्लेख किया है? तो राणा संगा के साथ उनका लड़ाई हुआ था मेवाड़ में, तो खानवा के युद्ध के बारे में ये मेंशन किए हैं। तुजुके बावरी किस भाषा में लिखा गया था? बताइए तुजुके बावरी किस भाषा में लिखा गया था? तो लिखा गया था तुर्की भाषा में। अयोध्या में बाबरी मस्जिद किसने बनवाया था? देखिए कौन बनवाया था? तो वो मीर बाकी जी ने बनवाया था। हुमायूं फाइट, देखिए कौन कौन सा ये फाइट लड़े हुए हैं? हुमायूं, देखिए देवरा का फाइट 1532 में, फिर चौसा का 1539 में, फिर कन्नौज का 1540 में, फिर सरहिंद का 1555 में। ठीक है, ये 4 युद्ध हुमायूं का सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है। इसमें से ये चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध ये हार गए थे, और जब देवरा और सरहिंद को जीते थे। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना, कहाँ से शिक्षा ली थी? बताइए फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना, उन्होंने शिक्षा कहाँ से लिया था? बताइए। तो शिक्षा लिए थे जौनपुर से, जो कि स्थापना किए थे, संस्मरण किए थे मोहम्मद बिन तुगलक, और स्थापना किए थे फिरोज शाह तुगलक। मध्ययुगीन शासक में से कौन एक ज़्यादा पढ़ा लिखा था? देखिए ये चारों में से बताना है आपको पढ़ा लिखा सबसे कौन था। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है? मध्ययुगीन शासक काल में। ठीक है, मध्ययुगीन शासक काल मतलब मुगल काल में पूछ रहा है आपको। तो ये थे शेर शाह। ठीक है, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? देखिए हजरत आला, जिले इलाही और खलीफा तो बलवंत थे, हजरत आला तो और हजरत आला कौन अपनाया था? तो ये थे शेर शाह सूरी। दिल्ली सुल्तान के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा गोल्ड कॉइन का सबसे पहले प्रचलन किया गया? देखिए दिल्ली सुल्तान के प्रभाव के उपरांत, ठीक है, प्रभाव के उपरांत पूछ रहा है कि किस शासक द्वारा गोल्ड कॉइन का सबसे पहले प्रचलन किया गया। मतलब दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद मुगल वंश में, तो मुगल वंश सबसे पहले गोल्ड कॉइन का कौन किया था? तो वो किया था शेर शाह। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार हमला किया था, ये कब किया था हमला चुनार दुर्ग पर पहली बार? तो देवरा का युद्ध में किया था, तो 1532 में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? बताइए कौन से, किसने बादशाह पति ने के लिए मकबरे का मतलब उनकी बीवी, तो हाजी बेगम हुमायूं की वाइफ थी, जो कि हुमायूं टॉम में स्थापना किए थे, जो दिल्ली में है। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? बताइए। तो चांदी का सिक्का शुरू करने वाला भी शेर शाह सूरी ही था। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? तो क्या थी दर? 64:1। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? कि शुद्ध चांदी का रुपया, ये चांदी का और वो मुगल काल में गोल्ड के, तो ऑप्शन में आपको कोई दिल्ली सल्तनत का नाम नहीं दिख रहा है, तो शेर शाह सूरी।
तो कि चांदी का रुपया का आविष्कार किया था। शेरशाह सूरी की डेथ हुई थी कहाँ पे, और इनका मकबरा भी वहीं पे है शेरशाह सूरी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा सासाराम में। देखिए, मात्र एक मुट्ठी बाजरे का चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, ये कथन को अब किस शासक से संबंध करेंगे बताइए। मात्र एक मुट्ठी बाजरे का चक्कर, देखिए सब कुछ कुछ लाइनें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, और एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही आपसे पूछ लेगा। तो मात्र एक मुट्ठी बाजरे का चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन यह है शेरशाह सूरी के लिए। ठीक है, मकबरा कहाँ है इसका, तो सासाराम में। किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था, तो देखिए दिल्ली का किला कुहाना मस्जिद। देखिए दिल्ली का किला कुहाना मस्जिद का निर्माण करवाए थे शेरशाह ने। ठीक है, अब पुराना किला भी शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था, पुराना किला और दिल्ली का किला। ठीक है, लाल किला नहीं, दिल्ली का किला। ठीक है, पुराना किला, दिल्ली में पुराना किला के भवन का निर्माण किया था, देखिए शेरशाह ने। पुराना किला का निर्माण भी शेरशाह ने करवाया था। किस मध्यकालीन भारत शासक ने पट्टा और कबूलियत की शुरुआत की थी, बताइए। पट्टा और कबूलियत की शुरुआत की थी ये शासक काल ने, तो वो था शेरशाह सूरी ही था ये। देखिए जीटी रोड किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने। देखिए सब पॉइंट है, कुछ कुछ आपको याद रखना ही पड़ेगा अच्छे से। किस स्थान पर अकबर को हुमायूं के मरने के बाद की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया। देखिए अकबर का बेटा, हुमायूं का बेटा अकबर। ठीक है, अकबर उस समय 13 साल के थे। इनको पता चला कि 1556 ईस्वी में इनको पता चला इनके हुमायूं जो थे, इनके पिताजी, वो चल बसे हैं। तो इनको जो इनका जो राज अभिषेक हुआ था, गद्दी बैठाया गया, तो वो कालानौर में बैठाया गया था। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य कारण था, क्या था मुख्य कारण। हल्दी घाटी का युद्ध था 1576 में महाराणा प्रताप के बीच और इनके बीच। तो इनका मुख्य कारण था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना बस। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, बताइए कौन थे सेनापति, तो वो थे मान सिंह। अकबर ने सबसे पहले शादी राजपूतों के जिस घर से किया था वो था, बताओ। अकबर ने हिंदुओं से शादी किया था सबसे पहले, तो कौन से घर से, कौन सा जात के थे वो, कौन से जगह थे वो, कछवाओं से किया था। ठीक है, किस किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाते थे। देखिए हमेशा जाते करते करते, तो उसी बीच में जो आने जाने में जो होता था, तो उन्हीं के बीच में लिच्छवी पड़ता था, तो वहीं से उनका शादी हुआ था एक हिंदू लड़की से। तो वो थी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे हमेशा वो जाया करते थे। किसे अकबर ने खुद मारा था, बताइए किसे अकबर ने खुद मारा था, तो वो था अद्धम खां, खुद जो अकबर ने खुद मारा था उसको। किस राजपूत शासक ने मुगल के विरुद्ध हमेशा लड़ाई जारी रखा और खुद को समर्पण नहीं किया। देखिए क्या पूछ रहा है, मुगल के विरुद्ध हमेशा लड़ाई जारी रखा था और उन्होंने कभी समर्पण किया ही नहीं, उनका घुटना नहीं टेके थे, तो वो थे मारवाड़ के राजा चंद्रसेन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती डैश की रानी थी, कहाँ की रानी थी ये, तो ये थी मांडला की रानी थी ये। अबुल फजल की मौत इनमें से किन कारण से हुई। देखिए अबुल फजल जो थे ये इनके 9 रत्न में से एक थे, इनके 9 रत्न थे बिरबल, तानसेन, अबू फजल। तो जो उनके बेटे थे शाहजहाँ सलीम, जो आगे चल के जहांगीर बने, तो इन्हीं के वजह से हुई थी, शाहजहाँ सलीम की वजह से अबुल फजल की मौत। देखिए अकबर के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए कौन कौन सी चीज़ इन्होंने अपनाया था, तो मनसबदरी प्रथा इन्होंने चालू किया था, धार्मिक नीति चालू की थी, भू राजस्व व्यवस्था चालू किया था और सामाजिक सुधार चालू यह किए थे, ये 4 चीज़। मनसब, देखिए सब ये क्वेश्चन पूछता है कि मनसबदरी प्रथा किसने शुरू किया था, तो अकबर ने। धार्मिक नीति अकबर ने, भू राजस्व व्यवस्था अकबर ने। किस मुस्लिम राजा ने तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया था। देखिए तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता था आने जाने में, तो ये ख़त्म किया था इन्होंने। देखिए ऑप्शन में से आपको कौन दिख रहा है, तो अकबर किया था। किस बादशाह को एक प्रबुद्ध निरंकुश राजा कहा जा सकता है। देखिए अकबर, देखिए सबसे महान राजा था, तो इसीलिए अकबर को ही बोला जाता है प्रबुद्ध निरंकुश राजा।
अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला पहला आदमी था। देखिए अकबर दरबार द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा देने वाला पहला आदमी कौन था? तो देखिए वो थे राजा तोदरमल, जो कि भू राजस्व से बिलोंग करते थे। ये अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वो किस देश से प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? देखिए कहाँ से उधार ली गई थी ये मनसबदारी प्रथा? तो ये ली गई थी मंगोलिया से उधार ली गई थी। ठीक है, कहाँ से ली गई थी? मंगोलिया से। देखिए जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? देखिए जब्ती प्रणाली, देखिए ये भी जो थी अकबर की उपज थी, जब्ती प्रणाली। और इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश का। तोदरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी बताइए? तो देखिए किस क्षेत्र में ख्याति उपलब्ध की थी? तो ये भू राजस्व में की थी, जमीन के मामलों में। अकबर ने दीन इलाही, देखिए इन्होंने स्टार्ट की थी दीन इलाही, आपने सुना भी होगा बहुत बार। तो ये दीन इलाही स्टार्ट करने वाला कौन था? ये अकबर। तो किस वर्ष इन्होंने शुरू किया था? तो ये 1582 में शुरू किया गया था। देखिए इबादत खाना का निर्माण, देखिए इबादत खाने का निर्माण भी अकबर किया था। कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? बताइए कौन सी इमारत जो शान फतेहपुर कही जाती है? देखिए वो शान फतेहपुर कही थी जामा मस्जिद। देखिए जामा मस्जिद एक फतेहपुर सिकरी में भी है। फतेहपुर सिकरी जो है अकबर ने बसाया था। ठीक है, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। ठीक है, तो ये फतेहपुर सिकरी अकबर का ही बनाया गया था। बुलंद दरवाज़ा भी फतेहपुर सिकरी में ही है, पंचमहल भी फतेहपुर सिकरी में ही है। तो जामा मस्जिद को है जो है ये बोला जाता था शान फतेहपुर। कौन सा महल फतेहपुर सिकरी में नहीं है? देखिए अकबरी महल नहीं है। देखिए स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल, ये सारा का सारा है, लेकिन अकबरी महल नहीं है वहाँ पे। वो खुद का महल वहाँ पे नहीं बनाए थे। दिल्ली में कौन सा महल भारत और फारसी वास्तुकला शैली का एग्जाम्पल है? बताइए दिल्ली में पूछ रहा है कि कौन सा महल है जो भारत और फारसी वास्तुकला का एग्जाम्पल है? तो देखिए जो हुमायूं का मकबरा जो है ना, ये भारत और फारसी वास्तुकला का एग्जाम्पल है। सुलह कुल किसके द्वारा किया गया था? कि सुलह कुल की नीति अकबर के द्वारा किया गया था। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? देखिए जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, जौनपुर, तो अकबर के विरुद्ध ही हुआ था फतवा जारी। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? बताइए कौन सा वो चीज़ बनाए थे जो कि बौद्ध विहार की तरह दिखती है, नक्शा है? तो वो पंचमहल था, फतेहपुर सिकरी में बना हुआ। जहांगीर महल कहाँ है? देखिए जहांगीर महल जो है ये आगरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो ये बताया था अभी आपको, तो सिकंदरा में है। ये पूरा मकबरा है, तो आप इसको याद देखिए। बाबर का मकबरा काबुल में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, और शाहजहाँ का आगरा में है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था आगरा में, और वहीं पे उनका मकबरा भी है। तो आगरा में है शाहजहाँ का मकबरा, जहांगीर का लाहौर में है, अकबर का सिकंदरा में, बाबर का काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में है, और शेरशाह सूरी का सासाराम में। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वो है? बताइए क्या पूछ रहा है? निर्देशन में पूछ रहा है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद। देखिए ये अपने काल में महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद कराए थे। तो देखिए उनके जो निर्देशन थे वो लिए, मतलब जो अनुवाद किया था वो नहीं पूछ रहा है, निर्देशन पूछ रहा है। तो निर्देशन थे वो अबुल फजल थे। ठीक है, अब देखिए किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? देखिए कौन है जो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? ठीक है, अब किया था पूछ रहा है, तो अब्दुल कादिर बदायूं है। ठीक है, कौन है? अब्दुल कादिर बदायूं है, याद रखिएगा। और देखिए महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? मतलब उसका शीर्षक क्या था? तो रज्मनामा था, रज्मनामा। अकबर के अनुसार किसने रामायण की फारसी में अनुवाद किया था? तो ये भी अब्दुल कादिर बदायूं ने। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूं ने, दोनों को इन्होंने ही किया था। मुग़ल सम्राट के समय का फेमस पेंटर था? बताइए मुग़ल सम्राट के समय, देखिए मुग़ल सम्राट के समय पूछ रहा है, तो फेमस पेंटर कौन हुआ करता था? तो वो था दसवंत। अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वो हैं?
कौन उल्लेख किया है भाई, बताइए। अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है तो वो है अबुल फजल। कहीं मैं गलती कर दिया था क्या, गया तो निर्देशन वाला क्वेश्चन कहाँ गया, कंफ्यूज हो गया था। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद निर्देशन पूछ रहा है ना, सॉरी इसमें फैजी होगा, मुझसे कंफ्यूज हो गया था। अमेरिका का ये खोज किया था अबुल फैजल अपनी किताब में। ये देखिए अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वो है अबुल फैजल, ठीक है, अबुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला पहला इंग्लिश आदमी था, बताइए सबसे पहला इंग्लिश आदमी कौन था जो अकबर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में तो आया ही था विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो, सबसे पहले हॉकिंस फिर थॉमस रो। तो पूछ रहा है कि अकबर के दरबार में कौन आया था, तो आया था रॉल्फ फिंच आया था, फिंच। देखिए अकबर और बंगाल और बिहार को मुगल में मिलाया। देखिए अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल में कब मिला दिया था, अकबर नहीं मिलाया था बंगाल और बिहार को मुगल में, तो 1576 में मिलाया था। देखिए दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था, देखिए दो अस्पा और सिंह अस्पा ये प्रथा जो शुरू किया था ये जहांगीर ने किया था। मुगल और मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की संधि किस शासक काल में होती थी। कि अब जहांगीर के बारे में आपको पता चलेगा, अकबर के तक में आपको पता चल गया होगा। तो पूछ रहा है कि मुगल और मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की संधि, देखिए चित्तौड़ की संधि पूछ रहा है तो वह जहांगीर के शासनकाल में हुआ था चित्तौड़ की संधि, ये सब याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले किसे भेजा था, तो पहले किसे भेजा था, तो देखिए हॉकिंस को सबसे पहले भेजा था, फिर सर थॉमस रो आए थे 1615 1616 ईस्वी में, ठीक है। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, देखिए खान की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था, तो वो तो कैप्टन हॉकिंस को किया गया था। सर थॉमस रो भारत आया था, कब आया था, जहांगीर के टाइम। इंग्लैंड की जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस समय भारत आए थे, देखिए किस समय आए थे, 1615 ईस्वी में आए थे। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था, देखिए कहाँ मिलने का अवसर दिया था जहांगीर ने, तो वो दिया था अजमेर में। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया, तो देखिए कौन आया था उसके पीछे, तो थॉमस रो आया था। मुगल चित्रकाल किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची, देखिए जहांगीर के काल में ना जो पेंटिंग की जो चित्रकला थी ना, देखिए पेंटिंग का तो सबसे पहला जो प्रचलन हुआ था वो हुमायूं करवाए थे सबसे पहला, लेकिन जो पेंटिंग जो है सबसे एकदम टॉप पे पहुंचा कब, जहांगीर के शासनकाल में। इनमें से किस चित्रकला को जहांगीर ने नादिर उस जमा की पदवी दी थी, बताइए किसे दी थी, वो दी थी फारूक बेग को। मुगल बादशाह में किसने अपनी ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी, बताइए कौन थे वो ऐसे राजा जो कि अपनी ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी थी, तो वो थे जहांगीर। अबुल फजल के हत्यारे को इनाम दिया था किसने, देखिए अबुल फजल को मरवाया कौन था, शहजादा सलीम ने, तो आगे चल के कौन बने, वो जहांगीर, तो जहांगीर ने। ईरान शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, ये बताइए, ईरान शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े का जड़ क्या था, देखिए वो जड़ था जो कंधार का जो आर्ट कल्चर था उसके लिए झगड़ा होते रहता था, कंधार के लिए। कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था, बताइए शाहजहाँ के शासनकाल का पूछ रहा है आपसे राजकवि, तो वो था कलीम। मुमताज महल का असली नाम था, क्या था मुमताज महल का असली नाम, तो अर्जुनमंद बानो बेगम, सॉरी मुमताज महल का असली नाम मेहरुनिसा था, ठीक है, मेहरुनिसा। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सबसे पहले हमें देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है भाई, हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ताजमहल में, ठीक है, कहाँ, ताजमहल में हमें देखने को मिलता है हिंदू और ईरानी वास्तुकला, याद रखिएगा। किसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले गए, कौन थे वो, तो वो थे शाहजहाँ, जो आगरा से दिल्ली ले गए थे अपनी राजधानी को। देखिए उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था, देखिए अब उपनिषद का बात आया तो उपनिषद का कौन अनुवाद किए थे फारसी में, तो और पुराणों का किया तलबरुनी, उपनिषद का कौन किए थे, दारा सिखाए कौन थे, ये शाहजहाँ का बेटा था,
और इसका बेटा औरंगजेब भी था। तो जहांगीर शाहजहाँ के शासनकाल में इनमें से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? बताइए, शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा सिकोह को। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था? देखिए कौन से शीर्षक के तहत? तो सिर अकबर, ठीक है, सिर अकबर के तहत। ये सिर अकबर किसके, कौन है इसका राइटर? तो दारा सिकोह, जो कि उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया था। दारा सिकोह को किस जगह पर दफनाया गया था? बताइए। ये दफनाया गया था इनको दिल्ली में। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था। देखिए हिंदू धर्म ग्रंथ जो उपनिषद था, ठीक है, तो इसमें देखिए आपको अलबुर्नी कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो दारा सिकोह दिख रहा है, तो दारा सिकोह में होगा आंसर। किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के काल को मुगल का गोल्ड एज कहा है? तो ये कौन सा इतिहासकार है जो शाहजहाँ के काल के मुगल को गोल्ड एज कहा है? तो वह है A.L. श्रीवास्तव जी। कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था? बताइए किससे लिया था कोहिनूर हीरा शाहजहाँ ने? तो उपहार में दिया था मीर जुमला, ठीक है, मीर जुमला, याद रखिएगा, मीर जुमला, JK कोहिनूर, जुमला कोहिनूर, शाहजहाँ को उपहार में दिया था। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रबंध किया गया दरबारी रिवाज सिजदा ख़त्म कर दिया था? ये कौन ख़त्म किया था? ये तो ये शाहजहाँ किए थे। कौन शाहजहाँ के काल में अधिकांश तक दक्कन का गवर्नर रहा था? देखिए अब इसके बाद औरंगजेब आने वाला है, तो देखिए दक्कन का गवर्नर नियुक्त था कौन? औरंगजेब ही था, जो शाहजहाँ का बेटा था ये। किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? देखिए 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। देखिए ये इकलौता मुगल बादशाह है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो वह है औरंगजेब। देखिए धर्मट का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? देखिए धर्मट का युद्ध यही दोनों भाई के बीच लड़ा गया था राजगद्दी के लिए, तो वो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच ही लड़ा गया था। धर्मट है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। धर्मट का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह में। देखिए धर्मट दारा, तो याद रखिएगा धर्मट, तो दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच। ये देखिए धर्मट है कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, बताइए कौन सा वो मुगल शहजादा है जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो वह सुलेमान सिकोह। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को दुर्लभ कर दिया था? बताइए। औरंगजेब का एक पुत्र था जो कि उसका भी नाम अकबर ही था, तो इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है ये। तो औरंगजेब के किस पुत्र ने विरोध करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को दुर्बल कर दिया था? वो थे अकबर ही थे, ठीक है, इसका बेटा का नाम भी अकबर था। किस मुगल के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए कौन सा राजा के साथ शिवाजी 1665 में? तो वो था जय सिंह। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? देखिए जिंदा पीर 2 बार राज्य अभिषेक भी हुआ, आलमगीर भी इसी को बोला जाता है, तो यह औरंगजेब है। ये औरंगजेब ने साउथ में जिन 2 स्टेट को विजय किया था वो थे, फिर कौन कौन से स्टेट को ये जीत गया था? तो ये था बीजापुर और गोलकंडा को, ठीक है, बीजापुर और गोलकंडा को। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? बताइए। तो ये कब की थी? 1686 में की थी। किस बादशाह के समय मुगल सेना में हिंदू सेनापति अधिक थे? ये देखिए उसमें क्या था, सबसे हिंदू गुलाम किसमें थे? फिरोज शाह तुगलक में। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? सबसे अधिक मुगल सेना में। देखिए मुगल सेना में पूछ रहा है तो उसका तो फिर बात ही नहीं आएगा। तो मुगल सेना में देखिए सबसे हिंदू सेनापति अधिक किसमें थे? तो औरंगजेब के पास था, ठीक है। जजिया किसके काल में फिर से लगाया गया था? देखिए जजिया फिर से लगा दिया गया था। देखिए जजिया स्टार्ट किया था कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिर अलबेदानी जो थे कश्मीर के अकबर कहे जाते थे, उन्होंने हटाया, और फिर जजिया कर लगा दिया किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ है? बताइए जिहाद का क्या अर्थ है?
तो ये है दारुल इस्लाम। बीवी का मकबरा निर्माता था, बीवी का मकबरा कौन बनाया था? तो ये बनाया था औरंगजेब। देखिए ये क्वेश्चन को आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कौन सा मकबरा सेकंड ताजमहल कहलाता है। ठीक है, इनमें से कौन मुगल सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? बताइए कौन सी इनकी पुत्री थी? इसका भी जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए संत रामदास को किसके काल से जोड़ा जाता है? बताइए संत रामदास को, ये औरंगजेब के शासनकाल से जोड़ा जाता है संत रामदास को। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। देखिए दिल्ली के जो लाल किले है वहाँ पे मोती मस्जिद है। ठीक है, तो उसका निर्माण, दिल्ली का लाल किला तो शाहजहाँ बनवाया था, लेकिन मोती मस्जिद का जो निर्माण किया था वो औरंगजेब किया था। मुगल के दुर्रन जिला को किस नाम से जाना जाता था? बताइए, तो सरकार के नाम जाना जाता था, सरकार। मुगल काल में सेना का प्रधान इनमें से कौन था? कि सेना का प्रधान मुगल काल में कौन होता था? तो मीर बख्शी होता था। ठीक है, किसे मुगल सेना में डॉक्टर अपॉइंट किया गया था? बताइए डॉक्टर किसे अपॉइंट किया गया था मुगल के सेना में? तो देखिए ये थे, कौन था ये? मानूची था। ठीक है, मानूची को डॉक्टर अपॉइंट किया गया था। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगाया था? बताइए कौन है कि जो तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगाया था जिसको? देखिए तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगाने वाला राजा कौन था? जहांगीर था। चित्रकाल की मुगल शैली की शुरुआत क्या था? देखिए शुरुआत किसने किया था? मैंने बताया था आपको कि चित्रकला का जो प्रकाष्ठा था वो किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में, लेकिन हुमायूं के शासनकाल में ये शुरुआत किया गया था। देखिए दसवंत और बसावन फेमस पेंटर इन मुगल सम्राट के किसके राज दरबारी थे? ये दसवंत और बसावन, तो ये अकबर के राज दरबारी थे। तानसेन का मकबरा कहाँ है? बताइए तानसेन जो अकबर के 9 रत्न में से एक थे, तो इनका जो मकबरा है यह है ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम क्या था? बताइए तानसेन का मूल नाम क्या था? यह था राम तानु पांडे। किस मुगल शासक ने लाला कालावंश से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो ये कौन सा मुगल शासक था जिन्होंने लाला कालावंश से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो वह अकबर। बाबरनामा का इंग्लिश अनुवाद किसने किया था? देखिए बाबरनामा, ये बाबर नहीं लिखा था और इनकी बेटी थी गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं नामा लिखी थी। तो इनका जो इंग्लिश अनुवाद था वो लेडन और रस्किन ने किया था। देखिए गुलबदन बेगम पुत्री थी, किनकी पुत्री थी ये? तो ये थी बाबर की पुत्री, और हुमायूं भाई था इसका। मुगल काल में इनमें से किस महिला ने हिस्टोरिक विवरण लिखे हैं? तो देखिए हिस्टोरिक विवरण मुगल काल के पूछ रहा है तो गुलबदन बेगम ही थी एक ठो। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं रचना किसने की थी? मतलब अपने भाई हुमायूं नामा जो हुमायूं था वो की थी गुलबदन बेगम ने। किस मुसलमान विद्वान में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे इम्पोर्टेंट योगदान है? बताइए कौन सा मुसलमान विद्वान है जो कि हिंदी साहित्य के लिए, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो वह है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? देखिए शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। देखिए अब्दुल हमीद लाहौरी ये कौन थे? शाहजहाँ के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था ये। ठीक है, ये नाम ये सब याद रखिएगा, सब सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब्दुल हमीद लाहौरी। शहजहानामा के राइटर कौन थे? बताइए शहजहानामा के राइटर कौन थे? गुलबदन बेगम तो हुमायूं नामा लिखी थी, तो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। अनवर सुहाली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? बताइए अनवर सुहाली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है ये? तो यह है पंचतंत्र का अनुवाद। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। देखिए अबुल फैजल द्वारा, देखिए सबसे पहले तो अकबरनामा लिखा गया था अबुल फैजल के द्वारा। बाबर ही ने लिखा था, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है, तो ये जो पूरा किया गया था ये 7 साल लगे थे पूरा करने में अकबरनामा को। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? देखिए बताइए मुगल भाषा में दरबारी भाषा क्या थी? तो ये थी फारसी।
ये किसने कहा अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया है? बताइए ये कहने वाले कौन थे? देखिए अकबर के शासनकाल में कौन आया था? फिंच। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा एक फिंच। ये देखिए ये मनुची तो था औरंगजेब के टाइम में, और ट्रेवनियर इसके बाद आया था। नहीं, ट्रेवनियर से पहले आया था लेकिन इसके शासनकाल में नहीं था, तो ट्रेवनियर होगा नहीं। तो विलियम फिंच जो थे इसने कहा था। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते थे? बताइए हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते थे? तो हेमू के नाम से। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य, देखिए बताइए भारतीय इतिहास गौरव का अंतिम सूर्य प्रसिद्ध है किसके लिए? पृथ्वीराज के लिए। आता अली खान किसका नाम था? देखिए तानसेन का नाम मैंने बताया था रामतेनु था, लेकिन ये मुस्लिम धर्म को भी अपना लिए थे, तो मुस्लिम जब धर्म अपनाए थे तो इनका नाम पड़ गया था आता अली खान। तो ये तानसेन ही थे, ये आता अली खान नाम से। मुगल काल में बंदरगाह में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था? बताइए ये कौन से बंदरगाह को बोला जाता था बाबुल मक्का? तो सूरत को। मुगल काल ने जिस मदरसे से मुस्लिम नया शस्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वो कहाँ है? कि मुगल काल ने जिस मदरसे से मुस्लिम जो नया शस्त्र की पढ़ाई में विशिष्ट हासिल किया गया था, तो वो कहाँ पे है अभी? तो वो है लखनऊ में। देखिए ये कुछ लेडीज़ जो रानी थी उनके नाम है, तो उनके लाइन के वाइज में तो देखिए सबसे पहले पद्मिनी खिलजी के टाइम थी, फिर दुर्गावती अकबर के टाइम में, फिर ताराबाई ये शिवाजी के टाइम में, और अहिल्याबाई ये इंदौर होलकर की रानी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, पहले पद्मिनी, फिर दुर्गावती, फिर ताराबाई, फिर अहिल्याबाई लास्ट में है। ठीक है, अहिल्याबाई लास्ट में आएगी। ये देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में। देखिए शेख सलीम चिश्ती जिसको अकबर हमेशा मिलने जाया करते थे, और फतेहपुर सिकरी को अकबर नहीं बसाया है, तो इस तरीके से आप फतेहपुर सिकरी में इनका मकबरा है। एतमादुल्ला का मकबरा देखिए कहाँ है? एतमादुल्ला ये आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। अब्दुल रहीम खाने का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। जहांगीर का महल कहाँ है? आगरा में। अब बीबी का मकबरा कहाँ? औरंगाबाद में। देखिए बीबी का मकबरा भी औरंगजेब बनवाया था, और ये खुद इसका मकबरा भी औरंगाबाद में ही है। तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा और औरंगजेब का दोनों का मकबरा जो है कहाँ है? औरंगाबाद में है। शेख सलीम चिश्ती का अकबर मिलने जाते थे, तो फतेहपुर सिकरी निर्माण किए थे अकबर, तो फतेहपुर सिकरी में है। एतमादुल्ला का मकबरा देखिए ए से एतमादुल्ला और आगरा। ठीक है, इस तरीके से सोचिएगा। ये तो ये सब तो आपको याद हो ही गया ना, औरंगजेब का ये औरंगाबाद से थे, लेकिन एतमादुल्ला का होगा तो ये आगरा से थे। और जहांगीर का महल ये आगरा में है, लेकिन जहांगीर का महल है ये, और जहांगीर का आपसे पूछे मकबरा तो ये लाहौर में है। ठीक है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, और जहांगीर महल है आगरा में, जो कि अकबर ने बनवाया था। देखिए बाबर जामा मस्जिद संभल, देखिए बाबर ने है जामा मस्जिद बनवाया था संभल में। ठीक है, हुमायूं, दीन पना, अकबर जहांगीरी महल बनवाए थे, और जहांगीर एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया था। जहांगीर एतमादुल्ला का मकबरा जो कि कहाँ? आगरा में है। देखिए कुतुब मीनार इल्तुतमिश के टाइम था। ठीक है, गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन किया था? औरंगजेब ने। और बुलंद दरवाज़ा कौन बनवाया था? अकबर ने। पंचमहल अकबर ने। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। ये याद रखिएगा बस, गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह से रिलेटेड। ये गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह। देखिए गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किससे बनाया था? तो ये गुरु नानक जो थे हमारे पहले संत थे, पहले सिख के गुरु थे, तो उन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी था वो बनाया था अंगद को। इनमें से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी स्टार्ट की? अरे गुरुमुखी स्टार्ट करने वाला पहला सिख कौन था? तो वो था गुरु अंगद। पंजाब में अमृतसर नगर को बनाया था, तो ये पंजाब में अमृतसर नगर को कौन बनाया था? तो बनाया था गुरु रामदास ने। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? देखिए 500 बीघा जमीन दे दी थी अकबर ने, तो वो दी थी रामदास को।
आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की? बताइए, आदि ग्रंथ की स्थापना ऐसे आदि ऐसे अर्जन देव, तो ठीक है, अर्जन देव ने की थी, याद रखिएगा। और अंगद कौन थे? अंगद किए थे गुरुमुखी की स्थापना। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की हेल्प, मतलब उसकी मदद की धन और आशीर्वाद से की थी? बताइए, कौन सा सिख गुरु थे जो कि, वो खुसरो नहीं, अमीर खुसरो नहीं, ये दूसरा खुसरो है। खुसरो की जो मदद थी ये धन और आशीर्वाद से की थी, तो ये थे गुरु अर्जुन देव थे। किस सिख गुरु को तत्कालीन शासक द्वारा मौत की सजा दी गई थी? देखिए, दो सिख गुरु थे जिसको मौत की सजा दी गई थी मुगल काल में। एक गुरु तेग बहादुर जो कि औरंगजेब ने मारा था, और एक गुरु अर्जन देव, ठीक है, जो कि जहांगीर के टाइम था, ठीक है। तो ये दोनों मरे थे उस टाइम। किस सिख गुरु की मौत के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? देखिए, कौन से सिख गुरु के जिम्मेदार है? तो वह गुरु तेग बहादुर के लिए। किस एक स्थान पर फेमस सिख गुरुद्वारा है? तो ये कहाँ पे है फेमस सिख गुरुद्वारा? तो वह हेमकुंड में। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो सबको पता है ये, तो किस गुरु को जन्म? गुरु गोविंद सिंह जी का। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख द्वारा पवित्र माना जाता है? तो किस समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि की वजह से। किस सिख गुरु द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरित किया गया? अरे कौन से सिख गुरु थे जिसको जो कि खालसा में रूपांतरित किए थे? तो वो गुरु गोविंद सिंह जी ने करवाया था। बंदा बहादुर का मूल नाम था? तो ये क्या नाम था भाई बंदा बहादुर का? और सिख के अंतिम गुरु कौन थे? ठीक है, सिंह के लास्ट गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो ये देखिए, ये था हमारा आज की लास्ट क्वेश्चन थी, ये हमारे इसी सेशन की। और इसमें से भी हम लोग कल के आने वाले वीडियो में अभी एक पार्ट और लेंगे मेडावल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। इसमें से शिवाजी के बारे में है, दक्कन राज के बारे में है, जो कि मेडावल में भी और 100 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो वो कल के आने वाले पार्टों में हम लोग लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न स्टार्ट करेंगे, जो कि 2 पार्ट में पूरे की वीडियो ख़त्म होगी मॉडर्न की। तो आपको अगर पढ़ने में दिक्कत ना हुई हो तो अब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। चलिए, तो तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।